हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं आरडीएस की। तो जैसा कि आप जानते हैं आरडीएस हम रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स को कहते हैं। एडब्ल्यूएस में आरडीएस जो है मतलब डेटाबेस तो कई टाइप के होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ डेटाबेस जो आप ये कह सकते हैं कि जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं और जो ट्रेडिशनल डेटाबेस है उनको आरडीएस के अंदर रखा गया है। जो नो एसक्यूएल है या जो और डॉक्यूमेंट बेस्ड जो डेटाबेसेस हैं उनको यहाँ पे नहीं रखा गया है, ठीक है। तो उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। जो सबसे ज़रूरी जो हमारा आरडीएस के जो सॉफ्टवेयर जो इसके अंदर यूज़ होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आरडीएस जो है हमारा सबसे पहले ये कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और एडब्ल्यूएस पे अगर आरडीएस लेने का फ़ायदा क्या होता है। जैसे कि हम अगर माइस्क्यूएल का या पोस्टग्रे का या ओरेकल का, ठीक है, या एमएस एसक्यूएल का भी, अब कोई भी डेटाबेस आप देख लो, इसका अगर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने किसी भी क्रिटिकल एप्लीकेशन में, तो चलो ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़े कम रिकॉर्ड्स होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो कि जो डेटा है वो बहुत बिजनेस क्रिटिकल है, ठीक है, तो उसको संभालने के लिए भी अच्छे लोग चाहिए। सर्वर्स को संभालने के लिए तो चाहिए, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस को भी संभालने के लिए एकदम स्पेशलिस्ट बंदे चाहिए। जैसे कि अगर 2-4 GB है, 8-10 GB है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डेटाबेस का साइज़ में, लेकिन अगर वही वो टेराबाइट्स में बढ़ जाए कि 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट आपका डेटाबेस बढ़ गया है, तो उसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे। मोस्टली ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जैसे अगर अच्छे से अच्छा डेटाबेस का बंदा भी हो जाए ना, तो थोड़ा सा कभी न कभी तो जो हमारा सर्विस है वो इंटरप्ट होता है, कभी न कभी मेंटेनेंस की वजह से हो गया, ठीक है, कभी कुछ टेबल में कुछ एरर आ गया या कुछ हम चेंजेस करने वाले हैं या कभी कुछ फेल हो गया, तो ये कभी न कभी होगा। तो 99.9% जो अप टाइम होता है ना डेटाबेस का, वो देना ऑलमोस्ट मुश्किल अगर आप मैनुअल वे में जाते हो तो। प्लस जो इसकी क्लस्टरिंग है कह लो, या हाईली अवेलेबल है, या एक्टिव पैसिव अगर मॉडल पे आप जाते हो, ठीक है, लॉक शिपिंग कराते हो, तो उनको मेंटेन करने के लिए बंदे भी अच्छे चाहिए होंगे ना। बट एक जैसे आज के टाइम में क्या होता है, कोई भी स्टार्टअप कंपनी है या कोई नॉर्मल कंपनी के साथ बहुत डेटा है, वो प्रेफर करते हैं मैनेज डेटाबेस को, जो कि हमारा है एडब्ल्यूएस का आरडीएस, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसमें आपको मेंटेनेंस आपको देना नहीं पड़ता, वो मैनेज जो करते हैं वो एडब्ल्यूएस वाले करते हैं। आपको बस एक इंटरफेस दे देंगे, ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है ऐसा कुछ दे देंगे आपको, यहाँ पे अपना डेटाबेस बनाओ और पे एज यू गो, मतलब जितना आप पे करेंगे, मतलब जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपको पे करना है। तो कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई हार्डवेयर का कोई खर्चा नहीं है, और भी कोई हम दूसरा जो ओवरहेड होता है ना कि कुछ ख़राब हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो सब का भी चक्कर नहीं है। प्लस जो हम बैकअप वगैरह में जो एक्स्ट्रा खर्च करते हैं वो भी इसके अंदर ऑटोमेटेड है। तो जैसा कि एडब्ल्यूएस जो है, हम जानते हैं कि एडब्ल्यूएस जो हमारे मैनेज्ड सर्विसेज के लिए बहुत पॉपुलर है। तो थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि जो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम था जो हमारे डीबीएमएस का, उसका क्या था कि कई बार ऐसा होता है कि लार्ज है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, और कभी कुछ प्रॉब्लम आ गया किसी भी स्टेज पे, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में भी कोई प्रॉब्लम आ गया, प्रोडक्शन होता है, डेव होता है, क्यूए होता है ना। तो अगर ऐसे टाइम में अगर कोई इश्यूज़ आते हैं या कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं ना, तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है और काफ़ी टाइम भी लग सकता है। इससे क्या इम्पैक्ट होता है आपके क्लाइंट्स, और एक बार आपका साइट डाउन हुआ या एप्लीकेशन डाउन हुआ तो क्लाइंट्स आपको बोलेंगे। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना एडब्ल्यूएस का मतलब एडब्ल्यूएस पे माइग्रेट करना सबसे अच्छा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑन प्रेमिसेस अपने जो डेटाबेस के सर्वर्स उसको मेंटेन ना करें, अगर वो बहुत बिजनेस क्रिटिकल डेटा है आपका, तो जैसा कि यहाँ पे ऑप्शंस भी होता है, आप चाहो तो उसका एक सिंगल नोड बना के भी चला सकते हो, प्लस उसके जो
एजी बेस्ड मल्टी अवेलेबिलिटी जोन में उसको यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अमेज़ॉन का RDS जो है ये क्या है, एक काइंड ऑफ वेब सर्विस आप कैसे कह सकते हैं। ईजी टू सेटअप है, आप आराम से बहुत कम नॉलेज होते हुए भी आपको सेटअप का तो चक्कर पड़ेगा नहीं कि ना कॉन्फ़िगर करना है ना उसको मैनेज करना है। आप 2-4 क्लिक में अपने डेटाबेस को अप कर सकते हैं और उसको अपने जो एप्लीकेशन है उसमें कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल है बहुत ज़्यादा, ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब कभी भी आपको लगता है कि भाई मुझे ज़्यादा रैम चाहिए, जैसे आप अगर एक प्रैक्टिकली देखें तो जब आप सर्वर बनाते हो आपके अगर ऑन प्रेमिसेस में, तो चलो ठीक है, अगर आप मान के चलते हो कि आपको मल्टी क्लस्टर आपको चाहिए होगा, ठीक है, कि उसका आपको 2 या 3 सर्वर्स अलग से चाहिए होगा। ठीक है, ऐसे स्थिति में क्या होता है ना, आप सर्वर्स खरीद लेते हो, उसको बना देते हो। इनिशियली आपको पता नहीं है ना कि कितना उसमें डेटाबेस है, बट इसमें एक ये फ़ायदा होता है कि आप पहले छोटे सर्वर बनाओ, कभी भी इसको अपग्रेड कर लो। जबकि ऑन प्रीमिसेस में ऐसा नहीं होता, आपको एक बार में आपको पहले खरीद के रखना पड़ता है, पूरा सेटअप एक बार में आपको बना के रखना पड़ता है। आप उसको बाद में अपग्रेड नहीं कर सकते, एक बार में आपको अपग्रेड करना है, चाहे आपका यूसेज हो कि ना हो। तो एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था वहाँ पे। तो मोस्टली कंपनी आजकल RDS इसीलिए यूज़ करती हैं क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है, रिलायबल सर्विस है और ऑलमोस्ट 99.9% इसका अप टाइम है। बैकअप इंटीग्रेटेड है इसके अंदर, और भी मतलब कई सारे चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। आइए देखते हैं हमारे RDS के डैशबोर्ड को। तो ये मेरा RDS का डैशबोर्ड है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपको डैशबोर्ड ये दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे कुछ लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे ये डैशबोर्ड है जो आपको एक समरी देता है, जैसे EC2 का डैशबोर्ड होता है ना, ये वैसे कुछ है। यहाँ पे आप क्रिएट डेटाबेस करके अपना डेटाबेस बना सकते हो, रिस्टोर भी कर सकते हो डेटाबेसेस यहाँ पे चाहें तो। थोड़ा सा हम इसके बारे में और जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे है DB इंस्टेंस है, जितने आप DB क्रिएट करोगे वो यहाँ पे काउंट होता जाएगा। अभी 40 का मेरे को लिमिट है यहाँ पे। एलोकेटेड स्टोरेज 100 TB का होता है, इसमें से आपने कितना यूसेज किया यहाँ पे आपको दिखा देगा। इंस्टेंस और स्टोरेज नेपच्यून और डॉक्यूमेंट DB इंक्रीज़ कराना है तो आप यहाँ पे इंक्रीज़ करा सकते हैं। DB के क्लस्टर कितने ये यहाँ पे बताएगा। आपने रिजर्व इंस्टेंस कितने लिए हैं, मतलब एडवांस पेमेंट करके कितने लिए हैं वो भी यहाँ पे बताता है। स्नैपशॉट्स बताता है, डेटाबेस का जो स्नैपशॉट्स है उसका काउंट भी आपको यहाँ पे बताएंगे। मैनुअल DB क्लस्टर और DB इंस्टेंसेस कितने हैं, ऑटोमेटेड DB क्लस्टर कितने हैं और DB इंस्टेंसेस कितने हैं। जो भी इवेंट्स आपके डेटाबेस क्लस्टर्स के अंदर हो रहे हैं वो यहाँ पे आपको मिलेगा। और कुछ इवेंट सब्सक्रिप्शन है, आप यहाँ इसको देख सकते हैं। पैरामीटर ग्रुप के अंदर आपका भी 0 दिखा रहा है। पैरामीटर ग्रुप मतलब जैसे आप कह लें कि एक्स्ट्रा सेटिंग्स आप कह लें, मैनेजेबल सेटिंग जो एंड यूज़र डेटाबेस के रिलेटेड, मतलब उसके कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड वो कुछ सेटिंग्स उसको अलाउड होते हैं जो कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हो कि डेटाबेस में जो अपलोड लिमिट है ना, थोड़ा बढ़ा दिया जाए, है ना, तो वो सब चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस ग्रुप होते हैं इसके अंदर, ये भी कुछ वैसे ही होता है, इसको भी पढ़ेंगे। सबनेट ग्रुप्स हम ये देख सकते हैं। सबनेट ग्रुप जो होता है ना हमारा, एक लॉजिकल आप कह लो इसको, ये एक लॉजिकल और मतलब काफ़ी क्रूशियल कंपोनेंट है आपके AWS RDS के अंदर। ये करता है नेटवर्क कनेक्टिविटी करवाता है आपके डेटाबेस इंस्टेंसेस से। ठीक है, पर्पस क्या है इसका, ये इंश्योर करता है कि जो आपका डेटाबेस का जो इंस्टेंस है वो कम्युनिकेट कर पाएँ आपके किसी और सर्विसेज से या अलग, मतलब जैसे आपके इंस्टेंसेस हैं, आपका कोई लैम्डा का स्क्रिप्ट है या कुछ भी आप मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं ना AWS के अंदर, उससे कनेक्ट करवाने में बहुत सहायता करता है। इसमें आप क्या कर सकते हो ना, अपने हिसाब से सबनेट सेलेक्ट कर सकते हो और ये जो सबनेट्स होंगे वो अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसी से आपको हाई अवेलेबिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पे इसलिए इसको स्पेशली बनाया गया है यहाँ पे सबनेट ग्रुप को, कि आप एक या उससे ज़्यादा AZ जो है वो आप चूज़ करो ताकि वो आपका डेटाबेस है हाईली अवेलेबल रहे।
जब आप क्या होता है ना डेटाबेस का, जब भी आप कभी भी नया डेटाबेस बनाते हो आप, ठीक है, नया डेटाबेस का इंस्टेंस, आप इंस्टेंस कह लो इसको, जैसे आप बनाओगे ना इसको क्रिएट डेटाबेस, तो एक इंस्टेंस बन जाएगा। तो जब भी आप डेटाबेस का इंस्टेंस बनाते हो तो उसको आप क्या करोगे ना, जो आपका सबनेट ग्रुप है उससे आप अटैच कराते हो, ठीक है। ये क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है आपके अवेलेबिलिटी जोन और सबनेट जहाँ पे इंस्टेंस लॉन्च हुआ है। तो ये एक तरह से आप कह लो कि जैसे हमारा सबनेट होता है वैसे कुछ है, बट इसके अंदर जो हमारे जो रियल सबनेट्स होते हैं ना वीपीसी के अंदर, वो भी आते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करते हैं। जो डीबी सबनेट है हमारा जो ग्रुप है, वो क्या करता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो वीपीसी के अंदर और भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस कराने का काम करता है। जैसे कि EC2 इंस्टेंसेस हो गया, S3 बकेट के अंदर कुछ है, या और कुछ डेटाबेसेस से आपको कनेक्ट कराना है, वो सब चीज़ें। सिक्योरिटी ग्रुप्स भी होता है। अब इसमें जो है, इसके अंदर भी आप सिक्योरिटी ग्रुप को एसोसिएट करा सकते हैं। जैसे कि मतलब आपको कंट्रोल करना है कि कौन कौन, जैसे होता है ना, हमने जब वीपीसी बनाया था तो हमने एक प्राइवेट सबनेट के अंदर हमने कुछ सर्वर्स लिए थे। तो वैसे फंक्शनलिटी आप मान के चलो, आप क्या करोगे ना, इसको प्राइवेट में डाल दोगे और वहाँ से कनेक्टिविटी आप दे सकते हो। बीच में आपका सिक्योरिटी ग्रुप रहेगा, वहाँ पे आप जो सर्वर का आप IP दोगे बस उसी से वो कनेक्ट होगा। तो ये काफ़ी सिक्योर हो जाएगा इससे, मतलब कोई बाहर से कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। पहली बात, हम जो मैनुअल बनाते हैं ना कोई इंस्टेंस के अंदर, उसको हम SSH कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है, इसको आप SSH नहीं कर सकते। इस पे जो आपका, जैसे आपने MySQL का बनाया तो 3306 पोर्ट पे आप इसको रिमोटली कनेक्ट कर पाओगे। अगर आपका MS SQL है तो आपको मैनेजमेंट स्टूडियो से कनेक्टिविटी मिलेगी, तो आप सिर्फ इसको मैनेज कर सकते हो, इसके अंदर कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हाँ, पैरामीटर ग्रुप के अंदर कुछ ऑप्शंस वगैरह हैं वो आप चेंज कर सकते हो, तो वो भी हम देखेंगे। सबनेट ग्रुप यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो हाईली अवेलेबल रहता है। ये नेटवर्क का आइसोलेशन जो मैंने पहले बताया था कि आपके कई सारे नेटवर्क्स हैं, है ना, किसी नेटवर्क डेटाबेस को हमेशा आइसोलेट करके रखना चाहिए, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये वैसे कुछ काम करके देता है। फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, आप कभी भी इसको मॉडिफाई कर लो, कभी भी कोई भी नया सबनेट आपको है बनाना है तो आपके डेटाबेस के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ये फ्लेक्सिबल, मतलब स्केलेबल रहता है। आप जैसे चाहे इसको मॉडिफाई करके नया भी बना सकते हैं और किसी और में ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका समरी यही है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये आपका डीबी सबनेट ग्रुप। ये बहुत एसेंशियल है, जैसे मैंने पहले बताया था, नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, आपके डेटाबेस के अवेलेबिलिटी के लिए, और फ्लेक्सिबल होता है, सिक्योर करने के और आइसोलेशन करने के बहुत ये उसमें हेल्पफुल होता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर, प्रॉक्सीज वगैरह हैं। यहाँ पे आप प्रॉक्सीज भी बना सकते हैं कि जैसे होता है ना कि बीच में एक आपका कनेक्टिविटी के लिए आपका बैकएंड में डेटाबेस रहेगा और बीच में प्रॉक्सी रहेगा, इसके थ्रू आप डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड देखा था हमने, डेटाबेसेस देखा था हमने। यहाँ पे डेटाबेस आप बनाओगे, डेटाबेस के काफ़ी सारे यहाँ पे आएंगे। क्वेरी एडिटर है, ये सपोर्ट करता है आपके जो ऑरोरा सर्वरलेस होता है ना, इसको सबको सपोर्ट नहीं करता ये। जैसे आप ये सोच रहे होगे ना कि मैं MySQL का बना दूँ डेटाबेस या पोस्टग्रे का बना दूँ और मैं यहीं पे आपको क्वेरी चला लूँ, ऐसा नहीं होता इस पर। परफॉर्मेंस इनसाइट, जो भी आपका डेटाबेस है, ठीक है, उसके कई सारे उसके मैट्रिक्स वगैरह होते हैं, जैसे कि टैम्प लॉग का जो टेबल है वो कितना है, इंडेक्सेस का क्या है इशूज़, तो काफ़ी सारा चीज़, स्पेसेस आप देख सकते हो, सबसे लंबा क्वेरी कौन सा चला है, स्लो क्वेरीज कौन से हैं, तो वो आप यहीं पे परफॉर्मेंस एंड इनसाइट के अंदर ही देख पाओगे। स्नैपशॉट, जैसे मैंने बताया था कि हमारे ट्रेडिशनल डेटाबेस में भी होता है कि वो बीच बीच में स्नैपशॉट लेते रहता है वो, ठीक है, अगर आपको कॉन्फ़िगर करने आता है वो, तो ये सेम वैसे ही आपको फंक्शनलिटी देता है। आप एक टाइमिंग दे देते हो इसको, ये अपने आप, जैसे आप कहते हो कि हर 5 मिनट में आप स्नैपशॉट ले लो, तो हर 5 मिनट में ले लेगा। उससे क्या फ़ायदा आपको, अगर डेटाबेस किसी भी पॉइंट पे आपका फेल हो जाता है तो
उस पॉइंट पे जाके आपका डेटाबेस को फिर से आप रिस्टोर कर सकते हो। मतलब आपका डेटाबेस बिल्कुल सिक्योर रहेगा। कहने का मतलब यह कि जैसे गलती से आपके डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, या डेवलपर ने या किसी ने गलती से कुछ गलत डेटा डाल दिया, या कुछ डेटाबेस की मतलब डेटाबेस ख़राब हो गया ऐसा आप मान के चलें, या जो पूरा डेटा है वो मैसअप हो गया, गलत पूरी एंट्री दिखा रहा है, तो आप किसी भी पॉइंट पे 5-5 मिनट के अंतर में आप कभी भी उसको रिस्टोर कर सकते हो। तो आपको लगेगा कि भाई इस टाइम तक डेटा ठीक है, उसके पहले का डेटा ख़राब है, तो उसके जस्ट पीछे आप उस टाइम पे जाके रिस्टोर कर सकते हो। इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जो आपका डेटाबेस है उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं S3 बकेट में। आप जैसे मूव करना चाहते हैं डेटाबेस, या किसी को देना चाहते हैं, या लोकल पे डाउनलोड करके उसको समझना चाहते हैं, तो वो सब के लिए ये अच्छा है। एक ऑटोमेटेड बैकअप होता है, आप इसको जैसे शेड्यूल बैकअप होता है, हमारा डेटाबेस को बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है, तो ये ऑटोमेटेड वे में आपका बैकअप लेते रहता है। जैसे रिजर्व इंस्टेंस है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारा EC2 का इंस्टेंसेस होता है। पहले से कुछ पैसे दे देते हो इनको, ठीक है, और उसके हिसाब से आपका रिजर्व इंस्टेंस आपका आ जाता है। इसमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। प्रॉक्सी मैंने बता दिया था, सबनेट ग्रुप भी हमने पता किया है। पैरामीटर ग्रुप्स के अंदर वही है, जैसे मैंने बताया कि अब ग्रुप बनाते हो तो इसमें कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। वो ऑप्शन से आप ना जो डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ा सा उसको ट्विक कर सकते हैं, हर चीज़ नहीं कर सकते। ऐसी ऑप्शंस ग्रुप भी है, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। एक कस्टम इंजन वर्जन है, जैसे आप कोई भी डेटाबेस है उसके जो वर्जन्स होते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसको हम जब करेंगे तो समझ आएगा। ज़ीरो ETL इंटीग्रेशन, ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बस ये बताते हैं कि प्रिपेयर सोर्स डेटाबेस, आपका जो डेटाबेस है उसको प्रिपेयर करो। टारगेट डेटा जो भी आपको वेयर हाउसिंग करानी है, या जो डेटाबेस को आपको डेटा वेयर हाउसिंग करानी है, वो प्रिपेयर होगा टारगेट डेटा को, और ये डायरेक्ट उस पर वहाँ जाके इंटीग्रेट हो जाएगा। इतना आपको सुविधा देता है। आपको जैसे अगर आप ETL करना चाहते हो तो काफ़ी लंबा प्रोसेस आपको समझना पड़ता है, करना पड़ता है। यहाँ पे वो जो ओवरहेड है, जो मतलब इसको माइग्रेट करने का या सेंड करने का है, वेयर हाउसिंग कराने का जो भी प्रोसेस होता है, वो सब आपको मतलब उस पर एक्स्ट्रा काम आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवेंट्स जैसे मैंने बताया था, जो भी डेटाबेस है उसके अंदर कुछ भी इवेंट्स होगा, रिस्टोर हो रहा है, या डेटाबेस में कुछ भी उसमें इवेंट होगा, वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। इवेंट का सब्सक्रिप्शन है, ये SNS के थ्रू आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आपके जैसे फेल ओवर हुआ है तो आपको बता देगा आपके डेटाबेस में, मतलब आपके मेल बॉक्स पे एक मैसेज आ जाए कि अभी फेल ओवर हुआ है, किसी और नोड पे चला गया है, वो सब चीज़ें। कुछ रिकमेंडेशन है और सर्टिफिकेट अपडेट है। अभी रिकमेंडेशन जैसे डेटाबेस में क्या रिकमेंडेड है, अभी क्या चीज़ चाहिए, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसका जो लोड कितना है, डिटेक्शन, काफ़ी सारी चीज़ करता है ये, ठीक है। मतलब आपको एक ओवरव्यू दे देता है पहले से ही कि आप इसके थ्रू आप रिकमेंड, मतलब कुछ एक्शंस होते हैं, रिकमेंडेशन होते हैं, जिसको आप करने से आपका डेटाबेस बहुत अच्छे से चलेगा। सर्टिफिकेट है, जैसे डेटाबेस को हम कभी भी कनेक्ट करते हैं तो सर्टिफिकेट से ही वो इनक्रिप्ट होता है उसके कनेक्शंस। तो ये भी टाइम बाय टाइम ये सर्टिफिकेट अपडेट होते रहते हैं, इसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा ना, बिना डेटाबेस बनाए हमें यहाँ पे काम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम डेटाबेस ही बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या है। स्टैंडर्ड क्रिएट है, इजी क्रिएट है, ठीक है, थोड़ा इसको समझते हैं। तो स्टैंडर्ड क्रिएट में क्या होता है, फॉर अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी, बैकअप्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है। इजी क्रिएट में क्या है, यूज रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिस कॉन्फ़िगरेशन, सम कॉन्फ़िगरेशंस ऑप्शंस कैन बी चेंज आफ्टर द डेटाबेस इज क्रिएटेड, ठीक है। तो इजी क्रिएट में जाते हैं तो इससे एक अपने आप ही AWS जो है आप उसको, उनके पास खुद के रिकमेंडेड होते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड पे जाते हो तो आपको अपने हिसाब से फुल्ली कस्टमाइजेबल मिलेगा, हर ऑप्शन आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इजी क्रिएट में करते हो तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो उन्होंने पहले से बना रखे हैं, जो सबसे बेस्ट होता है, अगर आपने यहाँ पे गलती भी कर दी तो ये बेस्ट है, मतलब एररलेस है। जो बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से है, जो होना चाहिए वही आपको करके देगा। मैं ट्राई करता हूँ, मैं सबसे पहले तो MySQL ट्राई करता हूँ, MySQL कैसे होगा। अब यहाँ पे MySQL कम्युनिटी एडिशन बोल रहा है, आपको डेव टेस्ट में चलाना है, फ्री टियर में चलाना है, या प्रोडक्शन में चलाना है। प्रोडक्शन में आप जैसे ही आप उसको चेक करोगे ना, आप देखो यहाँ पे
4 vCPUs बोल रहा है और 32 GB का रैम, ठीक है। 1 घंटे में $1 का ये ले लेगा। तो ये बड़े डेटाबेसेस के लिए होता है ये, ठीक है। अगर आप प्रोडक्शन में जाना चाहते हो, आपका बहुत क्रिटिकल डेटाबेस है, तो उसके लिए आप इसको ही यूज़ करो। अभी फ़िलहाल क्या है ना, अभी मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अभी फ़िलहाल चाहता हूँ ना कि एक बार छोटा सा बना के फ्री टियर में बना के देखते हैं कि क्या होता है इसमें। एक मास्टर यूज़र नेम बोल रहा है एडमिन, ठीक है। तो जैसे कि हमारा MySQL में होता है ना रूट, MySQL का एक रूट यूज़र होता है ना। DB इंस्टेंस आइडेंटिफायर, ये क्या बोल रहा है? टाइप अ नेम फॉर योर DB इंस्टेंस, द नेम मस्ट बी यूनिक अक्रॉस ऑल DB इंस्टेंसेस, ठीक है। एक डेटाबेस के इंस्टेंस के लिए नाम बोल रहा है ये। मैं देता हूँ टेस्ट DB01, ऐसा कुछ मैं डाल देता हूँ। ये बोल रहा है मैनेज इन AWS सीक्रेट्स मैनेजर, सेल्फ मैनेज। जो क्रेडेंशियल मैनेजमेंट है वो मैं सेल्फ मैनेज करना चाहता हूँ या AWS के सीक्रेट मैनेजर से करना चाहता हूँ। ये मोस्ट सिक्योर बोल रहा है, इसको भी देखेंगे। फिलहाल मैं सेल्फ मैनेज करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो मास्टर पासवर्ड बोल रहा है। ये एडमिन जो है ना, इसी का मास्टर पासवर्ड, जो रूट का पासवर्ड होता है ना, वैसे ही कुछ आप मान के चलो। आप चाहो तो इसको ऑटो जनरेट भी करा सकते हो, तो अपना खुद का डाल सकते हो। ये देखिए वेरी वीक बता दिया इसने, तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। ये देखिए मैंने कुछ अब स्ट्रॉन्ग वाला दे दिया। 8 प्रिंटेबल आस्काई कैरेक्टर होना चाहिए, कांट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग। ये देखिए, तो इसका देने का और ये सब देने का मतलब यही होता है। ये 4 जो आपके स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ना, ये एक्चुअली में डेटाबेस के जो उनका जो लैंग्वेज है उसको इफेक्ट करता है। तो कभी भी आप पासवर्ड ना इस तरह का बिल्कुल ना रखें। इसका कहने का मतलब यही है। मैं थोड़ा और ठीक करता हूँ पासवर्ड को, जैसे बता रहे हैं मैं वैसे करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसके बाद भी ये इशू दे रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग तो बोल रहा है, लेकिन शायद मैं ना ठीक है, मैं ऐसा कुछ डालता हूँ। अब यह सही है। ठीक है, कुछ यहाँ पे बोल रहा है सेटअप EC2 कनेक्शन ऑप्शनली, ठीक है। डोंट कनेक्ट टू EC2 कंप्यूट रिसोर्सेज, कनेक्ट टू ऑन EC2। अगर मैं कनेक्ट कराता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे आपको इतना सिंपल यहाँ पे बनाया गया है कि आपका EC2 का इंस्टेंस है। अब अगर आप इसको बनाते हो बिना इसके, तो आपको कनेक्टिविटी के लिए भी फिर मतलब स्ट्रगल करना पड़ सकता है ना। तो आप बेटर यही है कि आप तुरंत इसको बना लो, है ना। आप एक इंस्टेंस बना लो और उससे कनेक्ट करा दो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, एक बार कोशिश करते हैं कि हम एक EC2 का इंस्टेंस भी बना लें, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। क्योंकि देखो ये जो इजी क्रिएट है ना, ये क्या करेगा, इसको थोड़ा समझते हैं। ये क्या करेगा ना, जैसे आपने इंस्टेंस का नाम दिया ना, तो ये जो हम बना रहे हैं ना, वो क्या करेगा, आपका EC2 है उसका सबनेट वगैरह देखेगा, किस जोन में है, क्या है, कैसा है, उसके हिसाब से कनेक्टिविटी कराना है, पैरामीटर ग्रुप बनाना है, कुछ भी करना है, वो अपने आप ही कर देगा, ठीक है। तो हम वैसे कुछ करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस, एक इंस्टेंस बना ही देते हैं, देख लेते हैं क्या है। मान के चलो मेरा ये Web01 ऐसा कुछ सर्वर बनाता हूँ मैं। उबंटू ले लेता हूँ, उबंटू के अंदर 24, ठीक है, फ्री ट्रायल एलिजिबल है। आर्किटेक्चर आ गया, T2 माइक्रो, हाँ ठीक है। की पेयर में अपना ये जो है मेरे पास बनाया था, एक था बनाया, मैं वो लेना चाहता था। प्रोसीड विदाउट अ की पेयर नॉट रिकमेंडेड। की पेयर, अच्छा मेरा एक प्रॉब्लम ये हो गया ना, मैंने ये गलती इसमें करी है कि मैं ऑरेगन पे चला गया। मेरा जो था वो नॉर्थ वर्जीनिया में था, इसलिए मेरा वो की पेयर दिखा नहीं रहा। आपको ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हर रीजन में आपको अलग अलग की पेयर्स होते हैं। एक रीजन का दूसरे रीजन का की पेयर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए तो कोशिश करते हैं इसको बनाने की। Web01 उबंटू, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक सही था। T2 माइक्रो भी सही है। की पेयर देखते हैं। अब देखिए, अब मेरा की पेयर अब आ गया है,
जो मैंने पहले इसको जनरेट करके रखा हुआ है। ये बोला क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप या सेलेक्ट एग्जिस्टिंग, तो सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं कुछ है हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ। यहाँ पे मैंने ये एक प्रॉब्लम ये कि मैंने जो VPC मैंने जो कस्टमाइज पहले के बना रखे हैं ना, वो मैंने चूज़ नहीं किया है, तो मैं अपना वाला चूज़ करूँगा। प्राइवेट सबनेट 01 पे रखूँगा मैं इसको, नहीं सॉरी, ये मेरा वेब है। ठीक है, पब्लिक सबनेट 01 पे रखते हैं इसको। ऑटो असाइन पब्लिक IP, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग। यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग जो है WebSG मैं ये यूज़ करूँगा, 8 GB का है ये। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। लॉन्च कर दूँगा। तो ये एक्चुअली में क्या करेंगे ना, अगर आप इसके थ्रू जाओगे तो देखो इसको मैंने पब्लिक सबनेट में रखा है। अब ये क्या करेगा ना, जो मेरा RDS है ये इस इंस्टेंस को देखेगा और इसके हिसाब से अपने आप को कस्टमाइज़ करेगा। तो इजी क्रिएट का मतलब यही है। बट स्टैंडर्ड क्रिएट में क्या कर सकते हो ना, आप अपने हिसाब से सबनेट ग्रुप, DB सबनेट और जो भी हैं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मतलब और सिक्योर उसको कर सकते हो अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो। बाकी आप विजार्ड के थ्रू जैसे हमने बनाया ना वैसे भी आप बना सकते हो, बट रिकमेंडेड यही है कि आप अपने हिसाब से बनाओ। डिज़ाइन पहले आप बना लो, उसके बाद आप करो इसको, तो वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा आपको सिक्योरिटी देगा। तो फिलहाल मैं MySQL पे था और इसको मैंने किया था इजी क्रिएट। इजी क्रिएट के बाद मैंने किया था MySQL। मैं चाहता था फ्री टियर में बनाऊं, ज़्यादा इसे मुझे खर्च ना लगे। इसको मैंने लिख दिया था DB01 ही लिख देते हैं बस, ठीक है। मास्टर यूज़र नेम था, यहाँ पे सेल्फ मैनेज मैंने किया था। पासवर्ड जो था ऐसा कुछ पासवर्ड था। ठीक है, EC2 जो मुझे कहा जा रहा था कि आप यहाँ से कनेक्ट करवा दो, तो मैं वो कनेक्ट करा के देखता हूँ, फिर देखते हैं क्या क्या चेंजेस आता है। ये मेरा ये बोल रहा है सम VPC सेटिंग्स कान बी चेंज व्हेन अ कंप्यूट रिसोर्स इज एडेड, एडिंग एन EC2 कंप्यूट रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट द VPC। देखिए ये यही चीज़ बता रहा है, ठीक है, कि अपने आप ही वो सब चीज़ बना देगा। ठीक है, देखते हैं एक बार कि क्या होता है। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, कुछ इंक्रिप्शन इनेबल्ड होगा। VPC ये वाला है, ये आप मतलब VPC बनाएगा जो मैं मतलब मेरा जो कस्टमाइज़ है। ऑप्शन ग्रुप, ये ऑप्शन ग्रुप बनाएगा इसका। सबनेट ग्रुप ये है, मतलब अपना आप सबनेट ग्रुप बनाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक बैकअप ये इनेबल कर रखा है, ठीक है। VPC सिक्योरिटी ग्रुप ये है, VPC का भी सिक्योरिटी ग्रुप होगा ना इसका। पब्लिकली एक्सेसिबल नो, ठीक है। डेटाबेस का पोर्ट 3306, डेटाबेस का नाम DB01, DB इंजन 8035, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपको आता है इजी क्रिएट के अंदर। ये बस यही कह रहा है कि अगर आपको ये सब चीज़ को चेंज करना है, अब देखो ये तो रिकमेंडेड जो है, जो AWS ने पहले से रिकमेंडेड कर रखा है कि आप गलती ना करो बनाने में। मान लो कि आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप स्टैंडर्ड क्रिएट पे जाते हो और बहुत सारा चीज़ छेड़ देते हो, तो हो सकता है कि देखो ये तो स्टैंडर्ड सेटिंग्स है, अगर आप वो सेटिंग मैट नहीं कर पाते हो या गलत तरीके से सेटिंग कर देते हो तो बाद में इशू हो सकता है या सिक्योरिटी भी आपका ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, इसको एक बार बना के देखते हैं क्या कहता है ये अपने आप ही सब चीज़ कर लेगा। तो जो भी यहाँ पे बनेगा ना उसके थ्रू हम कुछ सीख पाएंगे कि ये एक्चुअली में किया क्या है इसने, और समझने की हम कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसमें वेट करना पड़ेगा, क्रिएटिंग डेटाबेस है, थोड़ा टाइम लेता है ये। सजेस्टेड एडॉन्स फॉर DB01, RDS प्रॉक्सी आप ले लो बोल रहा है, और इलास्टिक कैसे क्लस्टर फ्रॉम RDS यूजिंग DB सेटिंग्स, ऐसा कुछ बोल रहा है। फिलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब पेड सर्विसेज है। तो ये भी मेरा क्रिएटिंग बोल रहा है, ये थोड़ा टाइम लेगा, तब तक के थोड़ा सा मैं इसको वेट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 4-5 मिनट में मेरा ये डेटाबेस रेडी हो गया है। अभी जो इसका स्टेटस है बैकिंग अप बोल रहा है, इससे पहले कॉन्फ़िगरिंग बोल रहा था। तो पहले कॉन्फ़िगर किया होगा इसको, फिर अब बैकअप ले रहा है। जो इनिशियल बैकअप होता है ना वो ले रहा है। ये बैकअप हमने इनेबल कर रखा था इसीलिए। तो ये मेरा डेटाबेस बन गया। कुछ ऊपर में नोटिफिकेशंस आए हैं, तो ये नोटिफिकेशन जो है ये नया है,
एक के ऊपर एक आते रहते हैं। यहाँ पे दिखाइए 2 यहाँ पे राइट है ना, इसलिए ग्रीन ग्रीन आया है। अगर कुछ गलती होता है यहाँ पे तो ये ग्रीन नहीं आता। तो फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सक्सेसफुली सेटअप अ कनेक्शन बिटवीन DB01 एंड EC2 इंस्टेंसेस। तो ऐसा इसलिए भी है कि थोड़ा एक इजी करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि जैसे जो स्टैंडर्ड क्रिएट है उसके अंदर आप कई बार समझ नहीं पाते कनेक्टिविटी कैसे होगा, है ना। तो उसको और सिंपल बनाने के लिए ना AWS ने इसको जो इजी क्रिएट है उससे इसको करवाया हुआ है। फिलहाल मैं पहला नोटिफिकेशन बंद कर देता हूँ और दूसरा नोटिफिकेशन यही है कि DB01 क्रिएट हो चुका है। ठीक है, एड ऑन के लिए कुछ पूछ रहा है ये, मुझे फ़िलहाल कुछ नहीं चाहिए, बस मैं व्यू कनेक्शन डिटेल्स करता हूँ। यहाँ पे ये मेरा पासवर्ड वगैरह है, ये मेरा मास्टर यूज़र नेम है, ठीक है, और ये मेरा एंड पॉइंट है। इसमें मुझे कनेक्ट करना है। आप जैसे जो एंड पॉइंट है, अब जैसे पब्लिक जो कनेक्शन है मैंने इसके लिए बंद कर रखा है। ठीक है, जो मेरा पब्लिक कनेक्शन है उसको मैंने क्या कर रखा है, बंद कर रखा है। तो ऑब्वियसली बात है बाहर से तो कनेक्टिविटी होगा नहीं, है अंदर उस जो हमने वेब 01 बनाया वहीं से कनेक्टिविटी हो पाएगा। इसको हमने इस तरीके से बनाया हुआ है। अगला देखते हैं। एक बार मैं डैशबोर्ड पे फिर जाऊंगा, अब मैं समझूंगा इसमें क्या कितने चेंजेस आए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे DB इंस्टेंस 1। ठीक है, तो एक डेटाबेस तो बनेगा, 0.0 TB इसने एलोकेट कर लिया 100 TB में से। यहाँ पे पैरामीटर ग्रुप अपने आप एक बना दिया है, डिफ़ॉल्ट में जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ग्रुप होता है एक बना दिया। आप कस्टमाइज़ भी बना सकते हो, इसको भी देखेंगे। ऑप्शन ग्रुप है, ये भी अपने आप एक बना दिया, डिफ़ॉल्ट में एक है, कस्टमाइज़ भी आप 20 टोटल है 20 बना सकते हो इसके अंदर। बाकी स्नैपशॉट जो बैकिंग अब बोल रहा था ना, वो एक स्नैपशॉट इसने पहले ही ले लिया है। सबनेट ग्रुप इसने अपने आप एक बना दिया है। DB इंस्टेंस एक है यहाँ पे। रिसेंट इवेंट्स ये देख लेते हैं, रिसेंट इवेंट्स में इसने क्या क्या किया, पूरा समरी आप यहाँ पे देख पाओगे। सबसे पहले इसने क्या किया, DB इंस्टेंस रीस्टार्टेड, फिर DB इंस्टेंस क्रिएटेड, मॉनिटरिंग इंटरवल चेंज टू 60, बैकिंग अप DB इंस्टेंस, क्रिएटिंग स्नैपशॉट, ऑटोमेटेड स्नैपशॉट क्रिएटेड, फिनिश्ड। बस ये 7 इवेंट्स हैं, और भी कुछ करते जाओगे वो आते जाएगा। फ़िलहाल फिर जाते हैं यहाँ पे, एक बार हम देखते हैं DB इंस्टेंसेस के अंदर। ये देखिए मेरा DB इंस्टेंसेस है, इसमें कुछ बताया गया है, जो मैंने नाम बताया DB आइडेंटिफायर वो ऐसे आ गया, स्टेटस अब अवेलेबल हो गया है। रोल जो है इंस्टेंस है, इंजन बता देगा यहाँ पे कि मैंने MySQL कम्युनिटी के लिए कहा था, और ये कहाँ पे मेरा US ईस्ट 1A में है, क्योंकि 1A में ही मैंने जो सबनेट था वो दिया था। साइज़ जो है DB-T4G माइक्रो है। रिकमेंडेशन बताया, CPU इसे बता रहा है 4.56 अभी ये ले रहा है, और भी कई सारे इसमें मिल जाएगा। जो करंट है, करंट कनेक्शन अभी 0 है, कोई भी कनेक्टेड नहीं है। मेंटेनेंस वगैरह भी कुछ नहीं चल रहा। VPC बता देगा कौन सा VPC है, मल्टी एजी है कि नहीं ये बता देगा। तो फिलहाल अभी ये मल्टी एजी नहीं है, मतलब 2 डिफरेंट जोन में ये डेटाबेस अभी अवेलेबल नहीं है। इसे कहने का मतलब यही है। तो ये एक्चुअल में जो एक नॉर्मल छोटा सा जो डेटाबेस होता है, जैसे कि मैंने क्या किया था, मैंने बोला था कि टेस्टिंग के लिए आप ये फ्री टियर के अंदर ही मैंने इसको बनाया था, तो इसलिए ऐसा है। अगर प्रोडक्शन के लिए बनाता ना तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता। वो बोलता कि मल्टी एजी में तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप प्रोडक्शन डेटाबेस बना रहे हो। तो अपने आप वो सजेशन भी आपका AWS देता है। बाकी अपने हिसाब से भी आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है। अगर आपको मल्टी एजी नहीं चाहिए प्रोडक्शन डेटाबेस में तो आप वो भी कर सकते हो, बट वो रिकमेंडेड नहीं होता। ठीक है, क्वेरी एडिटर देखते हैं, यहाँ पे कुछ आया हुआ है, चूज़ अ डेटाबेस क्लस्टर। देखिए अभी वो इसने पहले ही बता दिया था कि ऑरोरा जो सर्वरलेस डेटाबेस होता है उस पर ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा, तो ये तो फिलहाल नहीं चलेगा। परफॉर्मेंस इनसाइट, अगर मैं डेटाबेस में देखूँ यहाँ पे कि कुछ है, यहाँ पे फ़िलहाल तो अभी कुछ है नहीं, शायद मैंने ना इसको इनेबल नहीं किया होगा इसीलिए है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये देखिए ये इसका समरी बता रहा है और कनेक्टिविटी बता रहा है, एंड पॉइंट का नाम बता रहा है, ये बता रहा है आपका 3306 पोर्ट पे है। एजी बता रहा है कौन सा है, VPC सबनेट कौन कौन से हैं, नेटवर्क टाइप IP वर्जन 4, सिक्योरिटी ग्रुप ये है इसका। ठीक है, ये नया बनाया ना RDS EC2 1 करके बनाया हुआ है, ये वो है, ताकि EC2 अब जैसे मैं इसको खोलूँ तो आपको अच्छे समझ आएगा। अगर मैं सिक्योरिटी ग्रुप खोलता हूँ तो आपको ये समझ आएगा। यहाँ पे ये देखिए
EC2 RDS1 और RDS EC2 1 ये बनाया, 2 बनाया है इसने। ये इसलिए बनाया है मतलब ये अपने आप जो स्टैंडर्ड जो है ना, आप चाहते तो एक में ही बनाते, जैसे होता है ना कि एक ग्रुप में ही बना के दोनों को ऐड करा दो, ऐसा भी होता है, लेकिन ये आइसोलेट करने का तरीका है। ये जो बनाया ना RDS EC2 1, ये देखेंगे आप, इसको इनबाउंड देखेंगे तो समझ आएगा हमारे को। आउटबाउंड में ये कह रहा है कि ये जो SG है ना, ये सिक्योरिटी ग्रुप है, इसका आउटबाउंड है। और इसके बारे में थोड़ा बताया भी गया कि रूल टू अलाउ, अगर मैं इसको एडिट करूं तो अच्छे से समझ आए। ये देखो क्या है, रूल टू अलाउ कनेक्शन टू DB के कनेक्शन के लिए फ्रॉम AWS के इंस्टेंस के लिए, ठीक है, इसलिए इसको बनाया गया है आउटबाउंड। अब आप देखें इसको कितना सिक्योरिटी को कितना ग्रेनुलर किया गया है। इसको जो सिक्योरिटी इसका, अगर कहें तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट मोड में रखा गया है। मतलब कोई, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई स्पेसिफिक IP वगैरह या एनीवेयर नहीं किया गया है। इसने क्या किया है, जो सिक्योरिटी ग्रुप है मैं उसी को दूंगा इसका एक्सेस TCP पोर्ट 3306 पे। इसका कहने का मतलब ये है कि आप उस सिक्योरिटी ग्रुप में हो तभी आप इसको एक्सेस कर पाओगे। तो इस तरीके से आप सिक्योरिटी ग्रुप जो है उसको यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल सिक्योरिटी को बिल्कुल टाइट रखने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से एक और देखते हैं, EC2 RDS, ये हमने देख लिया था। RDS EC2 1 देखते हैं, ये RDS वाला है। RDS के में क्या है, इनबाउंड होगा इसमें, देखिए इसमें इनबाउंड है TCP 3306 और इसमें सिक्योरिटी ग्रुप, मतलब ये जो दोनों सिक्योरिटी ग्रुप है ना, इसमें आउटबाउंड किया है, इसको इनबाउंड किया है, ताकि यहाँ से EC2 की तरफ से कनेक्शन इसकी तरफ जा सके, आउटबाउंड हो जाए, और यहाँ से इसके लिए इनबाउंड हो जाए। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हो, ठीक है। और जो भी इंस्टेंसेस है, अगर EC2 का इंस्टेंसेस है उसको इसके अंदर डाल दो, और अगर आपका DB और भी बनाते हो या उसको, तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, और भी DB बनाते हो तो इस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन किया गया है। और कुछ देख लेते हैं इसमें। कनेक्टेड कंप्यूट रिसोर्स ये बता रहा है, देखिए आपका जो इंस्टेंस है वो कनेक्टेड है यहाँ से। प्रॉक्सी भी आप चाहे तो बना सकते हो, प्रॉक्सी का अलग रोल है, ये मतलब एक एक्स्ट्रा लेयर देता है आपको सिक्योरिटी के लिए। आप जैसे जो इंस्टेंस है ना, आपका जो इंस्टेंस है इसके बीच में प्रॉक्सी आ जाएगा, तो आप इंस्टेंस जो है प्रॉक्सी से कनेक्ट करेगा, और प्रॉक्सी जो है आपके RDS डेटाबेस से। नेक्स्ट जो यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप रूल बता रहा है, ये कुछ रूल है, ये देख लेते हैं। ये तो सिक्योरिटी ग्रुप का ही आ गया हमारे पास। रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन है आपका US East 1A। रेप्लिकेशन अभी कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि मल्टी एजी है नहीं ना ये, इसलिए। बाकी मॉनिटरिंग जो है आप यहाँ पे चाहो ना तो इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो जो बेसिक मॉनिटरिंग है अभी वो यहाँ पे आपको दिखाएगा, बिन लॉग का स्टेटस बताएगा। जो हमारा MySQL होता है उसमें बिन होता है, ठीक है, जो लॉग होते हैं उसको बिन कहते हैं, मतलब बिन के उसमें जाता है, बिन लॉग कहते हैं उसको। CPU का क्रेडिट बैलेंस कितना है, क्योंकि फ्री टियर में है ना, तो ये उसको ही बताता है। सरप्लस क्रेडिट बैलेंस कितना है, सरप्लस जो है वो CPU का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, डेटाबेस के कनेक्शंस कितने हैं, तो ये बेसिक आपको एक दे देता है। परफॉर्मेंस इनसाइट जैसा ये थोड़ा और एक्स्ट्रा देता है, ये जैसे कि जो उसके अंदर क्वेरीज वगैरह चल रहा है ना, ये उसको बताता है। स्लो क्वेरीज कौन सा है, इंडेक्सेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, आपका कोई डेडलॉक तो नहीं है, ऐसे कई सारे मतलब जो डेटाबेस लेवल के जो मॉनिटरिंग होते हैं ना, ये वो करके देता है। लॉग्स एंड इवेंट्स, वही जैसे मैंने बताया था, आपके जो डेटाबेस के अंदर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्लस जो उसके फाइल कहाँ पे, जैसे होता है ना कि हमारे MySQL जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो एरर लॉग वगैरह बनते हैं ना, वो सब भी यहाँ पे दिखाता है। अपग्रेड का लॉग मिलेगा, MySQL का एरर होगा, रनिंग लॉग भी बताएगा एरर का, तो ये सब भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन है, ये देखिए ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, इसको आप चाहे तो थोड़ा बड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में 1 GB है, इसको आप चाहो तो बढ़ा सकते हो। मास्टर पासवर्ड जो है इसका चेंज कर सकते हो। रिसोर्स ID है, ARN है। ऑप्शन ग्रुप जो है ये डिफ़ॉल्ट MySQL का है, और DB इंस्टेंस पैरामीटर ग्रुप है, इसको भी हम समझेंगे, अभी इन सिंक में है। अगर मैं डिफ़ॉल्ट MySQL का ये ऑप्शन ग्रुप देखूँ और पैरामीटर ग्रुप देखूँ तो इसको समझने की चीज़ है, ये हमें समझना पड़ेगा एग्जैक्टली ये है क्या चीज़।
तो ये जो डिफ़ॉल्ट MySQL 8.0 है ये कर क्या रहा है, आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये ऑप्शन ग्रुप का नाम दिया है, यहाँ पे DB रिसोर्स ये डाला हुआ है और ये कुछ डाला हुआ है, ठीक है, स्नैपशॉट ये एसोसिएट किया है इससे। अब मैं क्या चाहता हूँ ना, इस पर कुछ अगर ऑप्शंस यहाँ पे है, यहाँ पे फ़िलहाल अभी ऐड ऑप्शंस दिखा नहीं रहा, बाकी ऑप्शंस आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसको हम देखेंगे जब पूरे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो पैरामीटर ग्रुप ये देखिए, जो MySQL के अंदर आप जो MySQL D का जो कॉन फाइल होता है ना, एक्चुअल में ये वही है। आप ऐसे मान के चलो, जैसे मैंने पहले बताया था कि कुछ ऑप्शंस तो आपको देगा, जैसे बिन लॉग का कैसे फाइल क्या होगा, ठीक है, बेस डायरेक्टरी क्या होगा, तो RDS DB बिन MySQL ऐसा कुछ है यहाँ पे। बिन लॉग का फॉर्मेट मिक्सड होगा आपका, और भी कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। ऑटो इंक्रीमेंट है, एक्टिवेट ऑल रोल्स ऑन ये बेस डायरेक्टरी, बाइंड एड्रेस अभी स्टार पे है ये, मतलब कोई भी इसको कर सकता है। तो इसको आप चाहो तो जैसे हम होस्ट चेंज करते हैं ना इसका, किस पे लिसन करेगा, किस IP पे, तो इसके लिए स्टार दिया। मतलब ये हर जो इंटरफेस है, ये जो इंस्टेंस बना है, ये भी कोई ना कोई, तो जैसे आप EC2 का इंस्टेंस हो वैसा कुछ होगा, ऐसा आप मान के चलो, बट आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ये मैनेज करता है AWS, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं इसको और दिखाऊं, आपको बहुत सारे इसके अंदर सेटिंग्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कि कम सेटिंग्स मिलेंगे। जितने भी जो हम MySQL D कॉन्फ के अंदर जो हम काम करते हैं ना, वो सब आपको यहीं पे मिलने वाले हैं। ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये सब सेटिंग्स ना वहाँ पे थोड़ा करने में थोड़ा अलग लगता है, यहाँ पे अलग है। इसमें इन्होंने पहले ही एक आपको दे दिया, बस आपको किसी भी जो है उसको एडिट करना है तो यहाँ पे आप उसको एडिट कर सकते हैं। 553 पैरामीटर्स है, आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से आप इसको एडिट कर पाओगे। ये देखिए इतने सारे हैं। अभी मान के चले कि मुझे ना क्या करना है, कुछ इसमें चेंजेस करने हैं। जैसे कि होता है ना एक हमारा कि अपलोड, देखिए अपलोड के नाम से मैं सर्च करूँगा, या जैसे भी आपको सर्च करना है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। थ्रेड मैक्स, अच्छा मैक्स से हम देख लेते हैं। मैक्स फाइल अपलोड होता है ना, मैक्स के हिसाब से क्या क्या यहाँ पे आया है वो पूरा बता रहा है। यहाँ पे टोटल यहाँ पे 4 है, यहाँ पे बिनलॉग मैक्स FTP कई सारी चीज़ें हैं। मैक्स अलॉट पैकेट, ठीक है, अभी फ़िलहाल कोई सेट नहीं है। मैक्स अलॉट पैकेट अभी बिल्कुल सेट नहीं है, ठीक है, ये इसको भी आप सेट कर सकते हैं। DB मैक्स कनेक्ट एरर, मैक्स डाइजेस्ट, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर। ये MySQL D का ही आप सेटिंग कह सकते हैं। मेमोरी वगैरह भी थोड़ा सा आप यहाँ पे ट्विक कर सकते हैं, कितने कनेक्शंस हैं उसके हिसाब से आप लिमिट कर सकते हैं कनेक्शंस को चाहें तो इसके हिसाब से। अब जैसे पैरामीटर ग्रुप है ना, ये अगर मैं पैरामीटर ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये समझ आ गया हो, पैरामीटर ग्रुप आपका MySQL D के जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये वही है, बस ये कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इसको दे दिया गया है। तो यहाँ पे इसको मॉडिफाई कैसे करना है, तो एक तो हमें ये कह दिया कि डिफ़ॉल्ट वाला है, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट वाला है। इसको कहीं पे भी हमें ना एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पे तो दिख नहीं रहा। कस्टम पे मैं जाऊँगा, एक बार क्रिएट पैरामीटर ग्रुप करते हैं। लिखता हूँ मैं कस्टमाइज्ड DB01 ऐसा कुछ लिख देता हूँ। डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, इंजन टाइप आप जो भी है, जैसे कि MySQL कम्युनिटी था मेरा, पैरामीटर फैमिली 8.0 ही था मेरा, ये डाल देता हूँ मैं। इसको क्रिएट करता हूँ, डिस्क्रिप्शन डालना ज़रूरी है। कस्टमाइज्ड पैरामीटर्स फॉर MySQL कम्युनिटी, ये सबको लेगा, ठीक है। मैं इसको क्रिएट करता हूँ एक बार, ये मेरे पास कुछ आ गया है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए डिटेल्स है, कुछ है यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें देखिए। 535 यहाँ पे आ गया। असाइन कर सकते हैं रिसोर्सेज को यहाँ पे, या मैं कस्टमाइज़ बनाया ना मैंने, अगर इसको मैं रिसोर्स असाइन कर देता हूँ यहाँ पे, अगर ये तो इसके अंदर आ जाएगा ये। अगर मैं एडिट पे जाऊँ और ये देखिए एडिट पे जैसे ही मैं गया, आप अब यहाँ पे आप जो भी चीज़ें हैं आप सेट कर सकते हो। और आपका जो इंस्टेंस है, जो डेटाबेस का इंस्टेंस है, उससे इसको अटैच कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि जैसे आपको कुछ 2-4 ही सेट करना है, ठीक है, तो आप कस्टमाइज़ अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं डिफ़ॉल्ट पे जाता हूँ,
तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे वो ऑप्शंस मुझे नहीं मिल रहे हैं। क्लिक किया मैंने, ये देखिए यहाँ पे मुझे ना कुछ एडिट का ऑप्शन तो मुझे मिल नहीं रहा। तो जो पैरामीटर ग्रुप्स जो होते हैं ना कस्टमाइज़ वाले, वो इसीलिए होते हैं, ठीक है, कि आप अपना खुद का पैरामीटर ग्रुप बनाओ कस्टमाइज़, और उसमें जो आपके रिसोर्सेज हैं उसको इस पर असाइन कर दो और उसके हिसाब से आप इसको सेट कर दो, ठीक है। अभी मॉडिफाइबल पैरामीटर 395 है, तो 395 आपके पास सेटिंग्स हैं जिसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये तरीका है। और देखते हैं यहाँ पे और कुछ चेंजेस हमें समझ आया तो स्नैपशॉट तो ये समझ ही आ जाएगा, सिंपल सा, कि आप कभी भी ऑन डिमांड स्नैपशॉट भी ले सकते हो। बाकी इसका सिस्टम बेस्ड भी है, ये देखिए ये बनाया है इसने अपने आप, कब कब लेगा स्नैपशॉट क्रिएशन टाइम, डीबी इंस्टेंस, इसको आप स्केड्यूल भी कर सकते हो चाहो तो, ये अपने आप ही लेते रहता है। ये देखिए ऑटोमेटेड है ना, ये ऑटोमेटेड वाला है ना, ये ऑटोमेटेड स्नैपशॉट क्रिएटेड, ये बताते रहता है। इंस्टेंस का क्लस्टर का नाम पूछ रहा है, ये आपका मास्टर यूज़र ऑटोमेटेड माइएसक्यूएल जनरल पब्लिक लाइसेंस जीएनयू के अंदर है। केएमएस की आईडी इंक्रिप्टेड होता है, तो केएमएस बनेगा, कब क्रिएट हुआ, कब क्या हुआ, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टेटस अभी अवेलेबल है, 20 GB का भी डीबी स्टोरेज बता रहा है। ये IOPS इतना देगा, स्टोरेज ये देगा, ठीक है। टर्न ऑफ, यहाँ पे एक्शंस पे जाके आप रीस्टोर भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, माइग्रेट भी कर सकते हो स्नैपशॉट को, एक्सपोर्ट कर सकते हो आप अमेजोन S3 पे, और इस स्नैपशॉट को आप डिलीट भी कर सकते हो। टैग्स, आप स्पेशल टैग्स भी लगा सकते हो, जो टैग है वो आपको पहचानने में मदद करेगा रिसोर्सेज को। एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पे अपना S3 बकेट बताओ और उसको एक्सपोर्ट, जो भी एक्सपोर्ट किया जो करोगे वो यहाँ पे उसके लॉग्स आते रहेंगे, दिखाते रहेगा। ये ऑटोमेटेड बैकअप देख लेते हैं, स्नैपशॉट जैसे ही होता है ये। यहाँ पे जैसे मैं DB पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए अर्लीस्ट रिस्टोरेबल टाइम बता रहा है कि जो रिस्टोर का जो लेटेस्ट जो टाइम है, मतलब जो पॉसिबल टाइम है, ये वही बताता है कि किस पॉइंट पे अभी आप इसको रिस्टोर कर सकते हो। तो ये आपको ये भी हेल्प देता है। बाकी बिल्कुल वैसे ही लग रहा है स्नैपशॉट जैसे, बट ये क्या है ना, बैकअप जो होता है ये फुल बैकअप होता है। ये देखिए सिस्टम का स्नैपशॉट यहाँ दिखा रहा है। एक्शंस पे जाओ, रिस्टोर टू पॉइंट इन टाइम, मैनेज क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन, ठीक है। आप क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन करना चाहते हो, ये देखिए इनेबल करोगे तो अलग रीजन में भी इसको बैकअप आप ले सकते हो, ये भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। जैसे आप काम करोगे तो धीरे धीरे आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा। रेप्लिकेटेड कितना है, रिटेन्ड कितना है, ये सब भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। देखो अब रिजर्व इंस्टेंस बिल्कुल नहीं दिखाया क्योंकि मैंने कोई भी रिजर्व लिया नहीं है, ऑन डिमांड है वो। सबनेट ग्रुप, ये देखिए एक ये सबनेट ग्रुप बनाया है इसने, क्या किया है सबनेट ग्रुप बना के इसने, ये हम समझते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबनेट ग्रुप जैसे मैंने पहले बताया था कि एक आइसोलेटेड आप कह लो कि सबनेट है, जो स्पेशली डेटाबेस से काम आता है, उसके अंदर आप सबनेट्स बनाते हो ताकि ये हाईली अवेलेबल रहे, ठीक है। तो इसने आई थिंक ये 5 तो इसने सबनेट ले लिया है, 5 काफ़ी, आप 3 भी दे सकते हो, बट मतलब 3 तक तो चाहिए होता है वो, इसलिए क्योंकि आप कल के डेट में इसके लिए आप क्या करोगे ना, इसको आप कहो कि हाईली अवेलेबल रखो, तो आप क्या करोगे कि आप रेप्लिकेट करोगे या दूसरे जगह पे वो मूव होते रहे या 2 जगह पे आपके इंस्टेंसेस बने ऐसा, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा। क्योंकि ये टेस्ट डेटाबेस है इसलिए ऐसा इसमें है नहीं, बाकी प्रोडक्शन में आपको ये चूज़ करने पड़ते और आपको जो इंस्टेंस बनता एटलीस्ट 2 रीजन पे तो बनता और वो हाईली अवेलेबल रहता। इसके ये फ़ायदे हैं। पैरामीटर ग्रुप हमने देखा था, ऑप्शन ग्रुप देख लेते हैं एक बार। अगर मैं डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करूं तो यहाँ पे फ़िलहाल कुछ भी ऑप्शंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ऐड ऑप्शंस पे मैं एक बार क्या करता हूँ ना, इसको मैं समझता हूँ, इसको अगर मैं करता हूँ क्रिएट ग्रुप करता हूँ एक बार, इसको लिखता हूँ कस्टमाइज्ड MySQL कस्टम ऑप्शन ग्रुप 01, ऐसा कुछ मैं लिख देता हूँ। इंजन में डाल देता हूँ MySQL, ठीक है, इंजन वर्जन 8.0 और डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ टेस्ट, ऐसा कुछ डाल दिया मैंने। क्रिएट करते हैं इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो ये मैंने कुछ कस्टम डाला हुआ है यहाँ पे,
यहाँ तक ही दिखा रहा है, डिलीट और ये इतना ही है। यहाँ पे बटन जो अब है वो इनेबल हो गया। ऐड ऑप्शंस बोल रहा है। ऑप्शंस के अंदर क्या बोल रहा है, MariaDB का ऑडिट प्लगइन, ऑप्शन नेम, मैम कैसे, ठीक है, ये मैम कैसे और ये MariaDB का। यहाँ पे कुछ ये देखिए फोर्स प्लस परमानेंट, तो आपको थोड़ा सा कुछ लग रहा होगा कि कुछ तो है ये। तो ये आई थिंक आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जैसे सर्वर ऑडिट है, सर्वर ऑडिट थोड़ा बड़ा करता हूँ, इवेंट्स है, ऑडिट एक्सेल है, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे MariaDB का ऑडिट प्लगइन है, ये मैम कैसे है, ठीक है, मैम कैसे भी यहाँ पे है, इसके भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये जो हमारा ऑप्शंस ग्रुप है ना, आपको ये समझ आ रहा होगा कुछ पैरामीटर्स वगैरह दिया है यहाँ पे, उसके कुछ वैल्यूज़ दिए हैं। तो कहने का मतलब है जो ऑप्शंस ग्रुप होते हैं ना, एक मतलब आपको एक एक्स्ट्रा पावरफुल टूल आप इसको मान के चलो, जो कस्टमाइज़ करने में या ऑप्टिमाइज़ करने में आपके जो DB के इंस्टेंसेस हैं ना, वो उसके लिए ये काम आते हैं। इसके थ्रू आप क्या करते हो, जो कई सारे जो पैरामीटर्स वगैरह होता है ना, उसको आप चेंज कर सकते हो, जिससे आपका जो डेटाबेस का जो परफॉर्मेंस है, उसका बिहेवियर है, उसको आप काफ़ी चेंज कर सकते हो उसके थ्रू। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल में जो देख रहा हूँ, मुझे ये समझ आता है यहाँ पे कि मैम कैसे तो मुझे पता है कि मेमोरी कैसे करता है ये, ठीक है, डेटाबेस के सामने लगता है ये। डेटाबेस से जो फ्रिक्वेंटली बार बार जो हम डेटा लेते हैं ना, उसको ये कैसे कर लेता है यहाँ पे। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, बहुत फास्ट चलता है आपका डेटाबेस। तो इस तरह के जो सेटिंग्स है ना, ये आप यहाँ पे ऑप्शंस ग्रुप के अंदर सेट करते हो। पैरामीटर ग्रुप आप mysqld.conf नाम का जो फाइल होता है, वो वैसा कुछ आप मान के चलो। वहाँ पे जो MySQL जो सर्वर होता है, उसको जो सेट करते हैं ना, उसके पैरामीटर्स वगैरह है, उसके कन्फिग्रेशन को कि क्या क्या इनेबल करना है, क्या डिसेबल करना है, ये वो उसके काम आता है। ये जो है ये एक्स्ट्रा है उससे। जैसे मैम कैसे को यहाँ इसके अंदर इंटीग्रेट करना है, तो किसके थ्रू किया, इसके थ्रू किया है। एक ऑप्शन नेम बना दिया यहाँ पे मैम कैसे करके, बैकअप क्यू, बाइंडिंग प्रोटोकॉल, कैश डिसेबल, चंक साइज, ये सब चीज़ के अंदर डाल दिया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। डेमन, ये देखिए डेमन, इसके आगे InnoDB API इनेबल है कि नहीं है, मैक्स साइमल्टेनियस कनेक्शंस होगा शायद, वर्बोसिटी वी है, ट्रिपल वी है, मतलब ज़्यादा कितना ज़्यादा वो लॉग आपको देगा, उसके लिए ये। तो इस ऑप्शन को आप ऐड कर सकते हो। इसके अंदर और भी बना सकते हो अपने हिसाब से, जैसे जैसे आपको चाहिए। सिक्योरिटी ग्रुप भी आप यहाँ पे आपको अपने आप ही मिल जाएगा, ऐड कर सकते हो उसको, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा लेयर देता है आपको ऑप्शंस के, जो आपके जो डेटाबेसेस हैं, जो कस्टमाइज डेटाबेस, जैसे मान के चलो, एक मैं आपको बताता हूँ कि जो PG बाउंसर होता है ना हमारा PostgreSQL में, तो उसको भी आप ला सकते हो यहाँ पे, लेकिन वो ऑप्शन ग्रुप्स के थ्रू आएगा वो, ठीक है, एक्स्ट्रा लेयर। चलिए उसको भी देखेंगे। तो ऑलमोस्ट हमने ये एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्क तो हमारा VPC आ ही गया है। सपोर्टेड प्लेटफॉर्म आपके VPC के बारे में बता रहा है ये। इवेंट्स वगैरह हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे देख लिया है। सर्टिफिकेट्स तो चलो ठीक, कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट, ऑप्शंस ग्रुप, कस्टम इंजन वर्जन है, इवेंट्स है। तो ऑलमोस्ट हमने ये सब चीज़ कवर कर लिया है। एक बार देखते हैं कनेक्टिविटी के बारे में, कनेक्टिविटी कैसे होता है उसका। मैं इसको बंद करता हूँ फ़िलहाल। मैं जाता हूँ, मैं EC2 में जाऊँगा, मैं देखूँगा वहाँ से कनेक्टिविटी कैसे होता है। स्टेंसेस पे गया मैं, और ये मेरा इंस्टेंस था। मैं क्या करूँगा, पब्लिकली तो मैंने इसको इनेबल कर रखा था। इसको देखते हैं ये क्या कहता है। मुझे बस पुट्टी खोलना है और पब्लिक IP से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया, इसको एक्सेप्ट किया है, तो उबंटू डालना पड़ेगा। अच्छा, मेरा पब्लिक की यहाँ पे है ही नहीं ना, इसलिए ये मना करेगा, ठीक है। सो करते हैं न्यू इंस्टेंस, न्यू सेशन। फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ। मैं इस पर ना मुझे सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। सर्टिफिकेट बोलता हूँ SSH की। यहाँ पे जाऊँगा मैं ऑथ पे, ऑथ के अंदर मुझे मिलेगा क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल के अंदर ब्राउज़ करूँगा प्राइवेट की को अपने। तो ये मेरा
प्राइवेट की है, ओपन। अब ये मेरा लॉगिन हो जाना चाहिए इस तरीके से। तो ये देखिए बिल्कुल अब हो गया ऑथेंटिकेशन इससे। मैं चाहूँगा कि यहाँ से ना मैं इस डेटाबेस को कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। यही है ना इसका जो भी हमने जो बनाया है इसका, कि जो डेटाबेस है हमारा ये है, कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी पे जाना है। ये एंड पॉइंट को, ये पहली बात तो इसके 3306 को, ये पोर्ट को क्या कर पाए, वो एक्सेस कर पाए। ठीक है, टेलनेट ऐसा कुछ है, 3306 ऐसा कुछ था। ये देखिए बिल्कुल चल रहा है, ये अब चलने लग गया, मतलब यहाँ से कनेक्टिविटी है। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना एप्लीकेशन डाल दूँगा। जो भी एप्लीकेशन है वो MySQL के इस डेटाबेस को यूज़ कर सकता है यहाँ से। एक चीज़ ये है, बट यहाँ पे तो हम ग्राफिकल एप्लीकेशन डाल नहीं सकते ना। अभी यहाँ पे फ़िलहाल तो यही कह रहा है कि यहाँ पे हम ग्राफिकल एप्लीकेशन डाल नहीं सकते। तो अगर मुझे कुछ ग्राफिकल एप्लीकेशन है, जैसे SQL योग है या और भी कई सारे आते हैं, वर्कबेंच वगैरह है, तो कैसे इसको एक्सेस करें? तो इसके लिए आपको टनलिंग आनी चाहिए। SSH का जो टनल है ना, वो आपको आना चाहिए। मैं क्या करूँगा, चेंज सेटिंग करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं जाऊँगा SSH के टनल्स पे। यहाँ मैं क्या करूँगा, सोर्स पोर्ट मेरा 3306 ही होना चाहिए। डेस्टिनेशन ये, क्योंकि इसके थ्रू आप इसको कनेक्ट करा रहे हो ना, तो डेस्टिनेशन यही होना चाहिए, कॉलन 3306। आप ये चाहो तो ये 3306 को यहाँ पे चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इसको ऐड करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। अब देखते हैं मेरा MySQL जो SQL योग है वो चलता है कि नहीं। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये देखिए ये मेरा SQL आ गया। मैं नया कनेक्शन बनाता हूँ, इसको MySQL, इसको कर देता हूँ न्यू पे लिख देता हूँ RDS MySQL, ऐसा कुछ था। ये मेरा लोकल होस्ट पे ही चल रहा है। इसका यूज़र नेम था एडमिन, पासवर्ड मैं डाल देता हूँ, ऐसा कुछ था। और लोकल होस्ट पे अभी टनल बनाया मैंने ना, तो लोकल होस्ट पे ही चलना चाहिए मेरे हिसाब से। ये देखिए बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है 8.035 से। कनेक्ट पे क्लिक किया, यस, ये देखिए। तो इस तरीके से अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, जो मेरा वहाँ का जो डेटाबेस है RDS का, उसको अब लोकली कनेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको समझ आएगा, जो RDS का जो डेटाबेस बनता है ना, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कॉलम्स और बहुत सारे चीज़, टेबल्स वगैरह एक्स्ट्रा होते हैं। यहाँ पे देखते हो आप, RDS का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, ग्लोबल स्टेटस, RDS का हार्ट बीट, ये सब चीज़ें ना ये AWS मैनेज करता है, ये वो वाले टेबल्स हैं। तो आपको ये सब चीज़ समझना पड़ेगा, ये सब कैसे है। ये देखिए RDS एडमिन एट लोकल होस्ट, इसका यूज़र नेम, ठीक है, सेट मास्टर, बहुत सारे चीज़ है जो आप यहाँ से आप समझ सकते हो। DB के अंदर बता रहे कि ये सब DBs हैं, फंक्शंस हैं, पासवर्ड हिस्ट्री है। तो ये तो सिस्टम के डेटाबेस होते ही हैं। RDS से रिलेटेड हम देख सकते हैं, प्रॉक्सी भी देख सकते हैं यहाँ पे, बिन लॉग का रिटेंशन आवर्स वगैरह, काफ़ी सारे सेटिंग्स इसके अंदर ऑलरेडी है। हार्ट बीट देखा था हमने, RDS की हिस्ट्री देखी थी हमने, ये देखिए। तो इसका जो यूज़र होता है RDS एडमिन एट लोकल होस्ट, ऐसा कुछ होता है। RDS का सिस इन्फो बताएगा यहाँ पे, अपग्रेड प्री चेक्स है। तो जो भी इसके अंदर करेंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। स्लेव मास्टर का इन्फो है, सर्वर्स है, सर्वर का कॉस्ट है, ये सब आपको यहाँ पे दिखाएगा। स्लो लॉग, ये मॉनिटरिंग के काम आता है। स्लो लॉग, टाइम जोन बता देगा, कौन सा टाइम जोन का है ये। यूज़र्स आपको यहाँ बता देगा। देखिए यूज़र इसमें कितने सारे बने पड़े हैं। RDS एडमिन, ये एडमिन तो मेरा यूज़र है, % लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब इसका मतलब ये यूज़र मेरा है। बाकी ये RDS एडमिन कौन सा है, ये AWS ने बना रखा है अपने जो वो मैनेज करते हैं उसके लिए। आप इसको नहीं छेड़ सकते। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ यूज़र्स वगैरह चेंज कर लूँ, तो एडमिन तो मुझे दिख गया, RDS एडमिन। मैं चाहता हूँ मैं ऐसा कुछ ना पासवर्ड वगैरह चेंज करके देखूँ। सेव चेंजेस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टेस्ट 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ लिख देता हूँ। टेस्ट 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, सेव चेंजेस। ये क्या कह रहा है देखिए, आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब है RDS एडमिन को मैं चेंज नहीं कर सकता,
डेटाबेस मेरा ही है, मैंने बनाया है, लेकिन सर्वर पे जो फुल कंट्रोल है ना वो AWS का है, आपका नहीं है। आप यहाँ आपका भी जो आपको यहाँ पे काम दिया गया आप वही काम कर पाओगे। कहने का मतलब मैनेज डेटाबेस में आपको ये लिमिटेशन मिलेगा। आप यहाँ पे बस ये कर सकते हो कि अपने डेटाबेस बनाओ और उस पर जो करना करो। सिस्टम रिलेटेड कोई भी चीज़ आप यहाँ पे नहीं कर सकते। आप सोचोगे कि मैं पूरे सर्वर को चेंज कर कुछ भी मैं डाल दूँ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो टास्क हैं आप वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक, क्योंकि मैनेज कौन कर रहा है, AWS कर रहा है। बाकी यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कैसे आपको कनेक्ट करना है। आपको बस कुछ नहीं, आप अपना जो भी डेटाबेस है क्रिएट करें, यूज़र क्रिएट करना है वो करें और वहाँ से कनेक्टिविटी करवा दें। ये सिंपल है इसका बहुत, ठीक है। तो टनल के थ्रू हमने इसको कनेक्ट करना सीखा था। नेक्स्ट है मेरे पास एक चीज़ और हम ट्राई करेंगे। मैं एक डेटाबेस और बनाऊँगा, क्योंकि देखो हम बेसिक कोर्स में ज़्यादा इसके अंदर जाना नहीं है हमारे को, क्योंकि इसके आगे बहुत कुछ है, इसके अंदर ही बहुत कुछ है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ऑरोरा का PostgreSQL कंपैटिबल ये बना लेता हूँ, या PostgreSQL भी बना सकता हूँ चाहूँ तो। फिलहाल ये चलो ये मैं ऑरोरा बना के देखता हूँ। ऑरोरा में 2 ही कंपैटिबल है, MySQL और PostgreSQL, ठीक है। स्टैंडर्ड क्रिएट पे मैं गया, ऑरोरा पोस्टग्रेस्क्यूएल पे गया, सो ओनली वर्जन दैट सपोर्ट द बैबलफिश, ठीक है, ये मैं समझ आ रहा है मुझे। इनेबल RDS एक्सटेंडेड सपोर्ट फिलहाल नहीं चाहिए, प्रोडक्शन के लिए बोल रहा है ये। मैं डेव टेस्ट पे जाऊँगा, इसको लिखता हूँ PGDB01 ऐसा कुछ लिख देता हूँ। इसका आपको पता होगा मास्टर यूज़र नेम इसका पोस्टग्रेस ही होता है, इसलिए पोस्टग्रेस ही लिया है इसने, ठीक है। सेल्फ मैनेज इन AWS सीक्रेट मैनेजर, मैं ये करना नहीं चाहता फिलहाल। सीक्रेट मैनेजर के अंदर पढ़ेंगे जब तो आपको समझ आ जाएगा। पासवर्ड डाल देता हूँ मैं, ये ऑरोरा का ऑप्टिमाइज, ऑरोरा स्टैंडर्ड, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसिंग फॉर मैनी एप्लीकेशंस, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल प्राइसिंग बता रहा है ये, तो ऑरोरा स्टैंडर्ड पे ही जाते हैं, ऑप्टिमाइज नहीं जाते हैं अभी फिलहाल, तो ऑप्टिमाइज नहीं चाहिए हमारे को। मेमोरी ऑप्टिमाइज आपको चाहिए 8 CPU या 64 GB रैम के साथ, सर्वरलेस चाहिए, देखिए बिल्कुल सर्वरलेस है आपका। मिनिमम कैपेसिटी 2 ACU मतलब CPUs है ये, और 16 GB का आपको रैम मिलेगा, ठीक है। मैं फ़िलहाल मेमोरी ऑप्टिमाइज रीड क्लास, बस टेबल क्लासेस है इसके अंदर, 2 vCPU 4 GB रैम, फिलहाल चलो मैं ये लेके चलता हूँ, 2 vCPU 4 GB रैम। डोंट क्रिएट एन ऑरोरा रेप्लिका, क्रिएट एन ऑरोरा रेप्लिका और रीडर नोड इन अ डिफरेंट AZ। चलो ये करके देखते हैं इस बार ये क्या कहता है। मैं चाहता हूँ कि 2 उसका रेप्लिका बन जाए ना। डोंट कनेक्ट टू EC2 कंप्यूट, नहीं कनेक्ट कराते हैं ना इसको भी समझते हैं। EC2 इंस्टेंस, कौन सा EC2 इंस्टेंस आप, चलो मैं ये यूज़ करता हूँ। तो इससे एक फ़ायदा ये हो जाता है कि अपने आप वो ना सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह बना के आपको कनेक्टिविटी करा देता है, नहीं तो आपको मैनुअल करना पड़ेगा। चूज़ एग्जिस्टिंग ऑटोमेटिक सेटअप, अभी क्या बोल रहा है, DB सबनेट ग्रुप। अब इसका जो DB सबनेट ग्रुप है आप ऑटोमेटेड कर सकते हो चाहो तो, बाकी अगर आपको नॉलेज है तो आप यहाँ से भी बना सकते हो। तो आप चाहो तो जैसे अभी एक ये बनाए ऐसे एक और बना के आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो, बाकी मैं ऑटोमेटेड कर देता हूँ इसको। पब्लिक एक्सेस ऑब्वियस सी बात है, इसको हम नो रखेंगे। ये बोल रहा है VPC सिक्योरिटी ग्रुप फायरवॉल, चूज़ एग्जिस्टिंग क्रिएट न्यू, VPC का सिक्योरिटी ग्रुप फायरवॉल ये चाहिए। चूज़ एग्जिस्टिंग, ठीक है, क्रिएट न्यू। तो एडिशनल VPC सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा होगा मेरा, RDS वाला ही ले ले, ठीक है, RDS वाला ही ले लेते हैं। एडिशनल कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, जो डेटाबेस का पोर्ट है आप यहाँ पे 5432 डिफ़ॉल्ट होता है, इसको आप चाहो ना तो इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे ये सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। बैबलफिश को आप यहाँ पे जो फास्टर, चीपर एंड लोअर रिस्क माइग्रेशन फ्रॉम MySQL सर्वर टू और PostgreSQL, तो अगर आप SQL सर्वर से इस पे ला रहे हो तो बैबलफिश आपको इनेबल करना चाहिए। इससे आपका क्या है ना, वहाँ से डेटाबेस यहाँ पे माइग्रेट आप आराम से कर पाते हो। डेटाबेस ऑथेंटिकेशन, IAM डेटाबेस ऑथेंटिकेशन चाहिए, Kerberos चाहिए। देखिए ये दोनों बता रहे हैं आपको। अगर IAM पे आप वहाँ पे करते हो ना, अगर मैं इसको चेक करूँ और IAM का भी ऑथेंटिकेशन ले लूँ ना, तो यहाँ पे आप IAM में डेटा यूज़र बनाओ, उसको आप दे दो परमिशन, और उसके थ्रू आप इस डेटाबेस को आप एक्सेस कर पाओगे। टर्न ऑन परफॉर्मेंस इनसाइड क्लस्टर लेवल, 7 डेज़ का फ्री टियर बोल रहा है, ठीक है। इसको फिलहाल चलो ले लेते हैं, ये KMS की है जो डिफ़ॉल्ट है, मैं वही रखूँगा। टर्न ऑन डेवऑप्स ग्रू एक अच्छा चीज़ है जो आपका जैसे कि परफॉर्मेंस में जो कुछ प्रॉब्लम वगैरह है या कुछ चीज़ें ढंग से चल नहीं रही है, तो अगर आप इसको ऑन करते हो ना तो आप डेवऑप्स ग्रू भी आप यूज़ कर सकते हो। मतलब एक टूल है मॉनिटरिंग टाइप का मान के चलो, लेकिन थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, जो प्रॉब्लम्स वगैरह है ना ये वो बताता है।
थोड़ा सा और इसके अंदर एक्सटेंडेड कॉन्फ़िगरेशन है, इनेबल इन्हांस मॉनिटरिंग फ़िलहाल नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा ले लेगा ये। तो आप चाहो तो इन्हांस मॉनिटरिंग भी आप कर, क्योंकि प्रोडक्शन पे टेस्ट डेव पे जा रहा है ना, तो इसलिए सब चीज़ ऑप्शंस दे रहा है अब, इससे पहले नहीं दिया था उसने। इनिशियल डेटाबेस का नाम क्या होना चाहिए, ये DB क्लस्टर पैरामीटर ग्रुप बता रहा है, देखो इसमें भी पैरामीटर ग्रुप आएगा, ठीक है। ऑप्शन ग्रुप देखिए डिफ़ॉल्ट आ रहा है। फेलेवर प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, टीयर, ये पूरा टीयर बता रहा है। बैकअप 7 दिन तक का बैकअप चाहिए। कॉपी टैग्स टू स्नैपशॉट जब लेगा तो जो टैग यहाँ पे आप बनाए हो उसके साथ लोगे, तो आपको पहचानने में फ़ायदा रहेगा ना कि हाँ ये वही वाला डेटाबेस है, तो आप उसको भी यहाँ पे डाल सकते हो टैग्स के साथ। KMS की ID वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह काफ़ी कुछ हो गया। PostgreSQL का लॉग, कि आप क्लाउड वॉच पे किस टाइप का लॉग को आपको पब्लिश करना है, ठीक है। मैं PostgreSQL पे कर देता हूँ इसको। चूज़ अ विंडो, इनेबल डिलीशन प्रोटेक्शन, इसको डिलीट करने से पहले अगर इसको आप प्रोटेक्शन पे ला देते हो ना, तो डिलीट कोई भी ऐसी आँख मुझे डिलीट नहीं कर पाएगा, प्रोटेक्शन को पहले हटाना पड़ेगा इसके सेटिंग्स में जाके। तो ये काफ़ी सारे सेटिंग्स हैं, ये करके देखते हैं ये कितना काम करता है। उसको मैंने क्रिएट डेटाबेस पे तो क्लिक कर दिया। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि मल्टी एजी है ना, तो 2 जगह पे डेटाबेस बनाएगा, इंस्टेंसेस को सिंक करेगा, काफ़ी कुछ मतलब ये करेगा, तो वो हम देखेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये फ़िलहाल मुझे चाहिए नहीं। ये देखिए ये आपका जो है DB आइडेंटिफायर है, 2 जगह पे अब क्रिएट हो रहा है। ये US ईस्ट 1B में बना रहा है और ये मेरा 1A होगा, तो 2 जगह पे बन रहा है। जो साइज़ है वो देखो DB T3 मीडियम, DB T3 मीडियम, 2 जगह पे, ठीक है। और यहाँ से आप अपना सेंट्रलाइज जो भी डेटाबेस का जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो आप देख सकते हो। तो अब ये क्लस्टर्ड वाला बन रहा है, वैसे मान के चलो HA के थ्रू हाईली अवेलेबल रहेगा। ये आपका यही रहेगा, हमेशा रहेगा तो यही, लेकिन ये यहाँ से चलेगा। बैकएंड में 2 हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये थोड़ा टाइम लेते हैं हम लोग, और इसके बाद इसको हम चेक करेंगे कि कैसे चलता है। तो करीबन 10-15 मिनट बाद ये मेरा जो पोस्टग्रेस का जो इंस्टेंस है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो इसको हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक रीजनल क्लस्टर बता रहा है, ये इसको रीजनल क्लस्टर बता रहा है। और इसी के अंदर रीजनल क्लस्टर कहने का मतलब मेरा US ईस्ट 1 है। इसके अंदर मैंने 3 AZ बनाए थे, तो 2 AZ में ना इसने अलग अलग इंस्टेंस बना दिए। एक जो है वो राइटर इंस्टेंस है, एक जो है वो रीडर इंस्टेंस है। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है हम ये समझ लेते हैं। जो पोस्टग्रेस होता है ना आपका, उसके अंदर इनबिल्ट एक सिस्टम होता है, वो क्या करता है ना, आपका जो PG बेस बैकअप ऐसा कुछ होता है उसके अंदर। वो क्या करता है, आपका जो लॉग फाइल है, मतलब अगर आप डेटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में जानते होंगे, तो जो भी उसके अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं तो पहले टेम्पररी टेबल्स में होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कमिट होते हैं आपके मेन डेटाबेस पे। कमिट मतलब वो उसमें जुड़ जाते हैं परमानेंटली। उससे पहले ना वो टेम्प में होते हैं, अब ऐसा मान के चलें। तो वो जो डेटा है ना जो कमिट होता है, वो एक जो पर्टिकुलर वो जो ट्रांजैक्शन है, भाई जो भी एसक्यूएल के अंदर जो भी होता है उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो एक अलग से फाइल के रूप में बन जाता है, ठीक है। अगर आप PG बेस बैकअप अगर करते हो पोस्टग्रेस के अंदर, माइस्क्यूएल के अंदर भी बिन जैसे बिन लॉग होता है वैसे ही आप मान के चलें। तो जो लॉग्स है, जो ट्रांजैक्शंस के लॉग हैं, मतलब कमिट होने से पहले वो बन जाता है। उसको आप ना उसको बाहर निकाल के या शेयर ड्राइव में डाल के उसको किसी और डेटाबेस पे उसको इंजेस्ट करा सकते हैं। कहने का मतलब उसको उसके अंदर भी ला सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये हो जाएगा कि आपका जो मेन डेटाबेस है, इससे अगर लॉग फाइल बन रहा है और वो यहाँ पे अपने आप रिस्टोर हो जा रहा है, ठीक है, तो उससे क्या है, आपको 2 डेटाबेस मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप कनेक्शन करोगे, मान के चलो आपका मेन डेटाबेस ख़राब हो गया तो इससे कनेक्ट कर लो, है ना, अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी इसमें क्या सिस्टम कर रखा है ना, देखो ये क्या है, ऑटोमेटेड वे से बनाया गया है। इसको AWS ने मैनेज करके आपको दिया हुआ है, आपने बस क्लिक किया, ये बना दिया। इसके पीछे काफ़ी सारे सेटअप्स और कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ते हैं। सबसे पहला तो यही कि आपको इसके अंदर लॉग शिपिंग करानी पड़ेगी, जैसे कि SQL सर्वर में लॉग शिपिंग होता है, वैसे कुछ मान के चलो आप इसको। यहाँ से जो ट्रांजैक्शन के जो लॉग्स हैं वो इसके अंदर आ जाके इसके अंदर आके रजिस्टर हो जाते हैं। पोस्टग्रेस में इसको दूसरा बोलते हैं, इसको वैल बोलते हैं।
राइट अहेड लॉग्स ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, वैल फाइल्स बोलते हैं। तो यहाँ का जो वैल फाइल है वो यहाँ जाता है। MS SQL में उसी को हम लॉग शिपिंग कहते हैं, MySQL में बिल लॉग कहते हैं उसको। तो एक जैसे ये सब, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बस यहाँ पे यही है कि ये यहाँ से यहाँ पे इसके लॉग्स आ रहे हैं और ये इसको रिस्टोर कर रहा है। कहने का मतलब ये जो कॉपी है, सेम कॉपी आपको यहाँ पे मिलेगा। अब फ़ायदा क्या, अगर ये बहुत फास्ट है, अगर आपने ऐसा सेटअप कर रखा है कि जैसे ही यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो तुरंत यहाँ पे भी आ जाए, तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि मान के चले आपका कोई बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो आप ये कर सकते हो वहाँ पे कि मतलब होता है ऐसे कि PG पूल है आपका, PG बाउंसर्स हैं, तो वो क्या करते हैं ना, वो अगर वहाँ पे आप बोलो कि जो रीड वाला ऑपरेशन है, अगर कोई डेटाबेस को सिर्फ रीड कर रहा है, उसमें राइट नहीं कर रहा, तो इस डेटाबेस पे या इस वाले इंस्टेंस पे बात करा लो, ठीक है। अगर कोई राइट करना चाहता है तो वो इस पर कराए, क्योंकि यहीं पर राइट होगा, ये तो रीड ओनली है, रीडर लिखा है ना, रीडर, ये रीड करता है इसको, ऐसा कुछ आप मान के चलें। तो ऐसे टेक्नोलॉजीज होते हैं और ऐसा चलता है। ये आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे और इससे कनेक्ट होगा, मान के चलो कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गया, तो दोनों में से कोई एक, मान लो ये ख़राब हो गया तो ये चलाएगा, ये ख़राब हो गया तो ये चलाएगा। तो इसको एक तरह से क्लस्टरिंग ही कह लो, प्रॉपर क्लस्टरिंग नहीं है, इसको एक्टिव पैसिव कह सकते हो। क्लस्टरिंग का मतलब यही होता है कि एक्टिव एक्टिव होता है, बाकी एक टाइप ऑफ क्लस्टरिंग है, बस ये एक्टिव रहेगा, ये पैसिव रहेगा। बट एटलीस्ट ये है ना कि जो रीडर वाला काम है वो इससे आप करा सकते हो। तो जो अब मोस्टली क्या होता है, जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर कुछ ट्रांजेक्शन्स इसमें चले जाते हैं, कुछ इसमें चले जाते हैं, तो लोड कम हो जाएगा ना, दोनों पे बराबर आएगा। या रीड वाले इसमें चले गए और राइट वाले इसमें चले गए, तो इस तरह से आप रिसोर्सेज बचा सकते हो और जो परफॉर्मेंस है उसको भी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट सब में होता है, आपके SQL में भी होता है, SQL सर्वर में, MySQL में, Oracle में, आपका Postgres में, सब में ऐसा होता है। तो ये एक वे है। थोड़ा इसको देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं। ये मैं देख पा रहा हूँ एंड पॉइंट नेम, ये एक बता रहा है, ये दूसरा बता रहा है, राइटर का ये बता रहा है, रीडर का ये बता रहा है। तो क्या इसका ऐसा हो सकता नहीं था कि ये एक ही होता और क्लस्टरिंग में चलता? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऐसा तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा मुझे। यहाँ पे क्या है, आपको इस पे कनेक्टिविटी कराना है, इस पे आप करा लो, इस पे चला करना है तो इस पे करा लो, लेकिन इस पे सिर्फ रीड होगा, राइट नहीं होगा। तो कहने का मतलब आपको यही वाला यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, पोस्टग्रेस के जैसे PG पूल आ गया, आपका PG बाउंसर है, तो रीड वाले उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो ना, आप ये भी लिख सकते हो कि जो एप्लीकेशन में आप ये भी लिख सकते हो, जो भी रीड वाला काम है वो इससे कर ले, राइट वाला इससे कर ले, एक ये चीज़ है। तो इससे आपको जो ट्रैफिक है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। तो आपको मैंने शायद ये आपको बता दिया होगा अच्छे से कि ये किस तरह से काम करता है। आपके जो लॉग्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और ये दोनों दो बन जाता है। ये ख़राब हो गया तो दूसरा अपने आप ही मास्टर बन जाएगा। उसके बाद उसमें राइटिंग का भी, अगर मान के चलो ये ख़राब हो गया तो ये अपने आप राइटर अपने आप को बना लेगा, ठीक है। अगर आपने पोस्टग्रेस का मैनुअली अगर कभी सेटअप किया होगा ना, तो आप ये आराम से कर सकते हो। सेम ऐसे MySQL में भी है, सेम ऐसे MS SQL में भी है। उसके अंदर और भी क्लस्टरिंग के फीचर्स होते हैं, वो अलग चीज़ है। डैग होता है उसके अंदर और प्रॉपर उसके अंदर क्लस्टरिंग होती है SQL की, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे जो अवेलेबल है हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोस्टग्रेस। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ सेम वैसी, मॉनिटरिंग, लॉग्स, इवेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ जैसे लॉग्स इवेंट है ना, यहाँ पे अब क्या होगा ना, क्लस्टरिंग वाले लॉग्स थोड़े अलग से बनते हैं, ठीक है। ऑटो स्केलिंग भी यहाँ पे होता है, ऑटो स्केल भी कर सकते हैं इसको। जैसे आपका लोड बढ़े ना तो ये अपने आप इसको बढ़ा दे। इसमें एक ये फ़ायदा है, जैसे ऑटो स्केलिंग होता है ना हमारे उसमें EC2 के अंदर, वैसे ये भी है। लोड बढ़ेगा बढ़ा देगा और लोड कम होगा कम कर देगा। तो ये एक प्रोडक्शन रेडी आपका डेटाबेस है। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जैसे है आप पूरा देख सकते हो। इसके अंदर भी मेंटेनेंस बैकअप होते हैं, टैग्स होते हैं, ये ऑलमोस्ट वैसे ही होता है, ज़्यादा कोई इसमें कोई खास अंतर नहीं है। और एक्सपोर्ट वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। एक क्वेरी एडिटर है यहाँ पे, फ़िलहाल अभी हमें ऑरोरा सर्वरलेस अभी हमने किया ही नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। जब ऑरोरा सर्वरलेस करेंगे तभी आएगा। तो ये कुछ आपको समरी बताएगा कि जो DB इंस्टेंस से आप 3 हो गए और पैरामीटर्स, ग्रुप वगैरह सब चीज़ें बता दिया इसने। इसकी कनेक्टिविटी सेम वैसी होगी जैसे मैंने बताया था। आप जो या तो देखो मोस्टली कंपनीज क्या करते हैं,
एक जंप सर्वर रखते हैं, ठीक है, जंप सर्वर के थ्रू आप उसको कनेक्ट कर लो या टनलिंग के थ्रू कनेक्ट कर लो। और भी कई सारे तरीके होते हैं। आप अगर वर्क स्पेसेस यूज़ करते हो, जैसे AWS के अंदर वर्क स्पेसेस होते हैं, मतलब वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, तो उसको आप कनेक्ट करके उसके थ्रू कर लो। नहीं तो कई कंपनियां क्या करती है, एक सर्वर बना देती है छोटा सा विंडोज़ का, उसके अंदर पूरे टूल्स डालती हैं, आप उस पर लॉगिन करो और उसके थ्रू आप ये कर लो, ठीक है। नहीं तो फिर टनल तो है ही, आप टनल से भी इसमें काम कर सकते हो। तो तरीके बहुत सारे हैं, बस ये है कि आपको सिक्योरिटी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका डेटाबेस का जो पोर्ट है पूरी दुनिया के लिए पब्लिक कर दो, ये गलत हो जाएगा, तो बेस्ट प्रैक्टिस में वो आएगा नहीं वो। तो ये तरीका है आपका एक डेटाबेस बनाने का। सेम इसी तरीके से अगर एक और डेटाबेस बनाऊँ, अगर MySQL भी अगर मैं देखना चाहूँ, सॉरी MS SQL भी देखना चाहूँ, तो वो देखते हैं वो कैसे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और कल भी देख सकते हैं हम चाहें तो। फिलहाल MS SQL देखते हैं। MS SQL में क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट टाइप क्या होना चाहिए, अमेजॉन RDS होना चाहिए, अमेजॉन RDS कस्टम, ये 2 तरीके के देता है। कस्टम देखते हैं। वेब एडिशन फ्री होता है, स्टैंडर्ड, एंटरप्राइज, डेवलपर। एंटरप्राइज सबसे ऊपर होता है, डेवलपर के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें होते हैं, ये एंटरप्राइज की जैसे होता है, बट ये प्रोडक्शन में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, बस एक ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, ठीक है। लाइसेंस वगैरह है इसके अंदर, आप खुद अपना लाइसेंस ला सकते हो, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट से इससे लाइसेंस लेना पड़ता है। जो वेब एडिशन है ऑलमोस्ट ये फ्री मान के चले, बट स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज के लिए आपको चाहिए होता है। ये CEV वर्जन बता रहा है, जो वल्नरेबिलिटी वर्जन्स है ना, ये वो बता रहा है। ये प्रोडक्शन के लिए चाहिए, डेव टेस्ट के लिए चाहिए, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, डेटाबेस का नाम डाल सकते हो, एडमिन पासवर्ड ये जो भी है आप ये सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना DB देख सकते हो, कितना GB का रैम वगैरह आपको चाहिए होगा, उसके हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हो। फ़िलहाल मैं इसको करता हूँ, काफ़ी बड़े हैं इसमें, फ़िलहाल चलो ठीक है 16 GB का रैम देखते हैं। जनरल पर्पस SSD 200 GB का इसने हार्ड डिस्क कर दिया है। डू नॉट क्रिएट स्टैंड बाई इंस्टेंसेस, क्रिएट स्टैंड बाई इंस्टेंसेस रिकमेंडेड फॉर प्रोडक्शन यूज़, डोंट क्रिएट EC2 कंप्यूट रिसोर्सेज, ये बोला कनेक्ट टू, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, जैसे है बिल्कुल वैसे ही है। मुझे बस इसमें देखना है कि AZ जो है ना वो कैसे इसके अंदर होगा। डाउनलोड क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट भी आप क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट के थ्रू भी इसको कर सकते हो चाहो तो, वो हम पढ़ेंगे कभी। डेटाबेस के ऑप्शन से टाइम जोन वगैरह आप सेट कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपके एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो डेटाबेस का जो टाइम जोन है बिल्कुल सही टाइम के साथ आए, तो आपके जो एप्लीकेशन कहाँ का है, किधर सपोर्ट करता है, उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हो। अगर आपका जो एप्लीकेशन है US बेस्ड है तो आप US बेस्ड ही टाइम जोन रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर, इंस्टेंस के प्रोफाइल वगैरह हैं। एक बार एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, यहाँ पे पोर्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जो लास्ट हमने किया था। बट यहाँ पे मैं ये चाहता था, चलो अगर मैं एक बार सिर्फ अगर मैं क्रिएट ना करूँ, सिर्फ देखूँ इसको कि मैं इसको प्रोडक्शन में देखता हूँ तो प्रोडक्शन में क्या कितना डिफरेंस आता है ये देखते हैं। तो प्रोडक्शन का ये हो गया, ये यूज़र नेम पासवर्ड, इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मेमोरी ऑप्टिमाइज क्लासेस चाहिए या स्टैंडर्ड क्लासेस चाहिए, M क्लास चाहिए या R या X चाहिए। तो फिलहाल ये M5 है 4 CPU के साथ और 16 GB रैम, ये स्टैंडर्ड आपको बता रहा है, कम से कम ये है, कम से कम इतना लेना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने हिसाब से इसको आगे बढ़ा सकते हो। मेमोरी ऑप्टिमाइज में आप देख सकते हो ये 4 CPU 32 GB रैम से स्टार्ट हो रहा है ये, और उसके बाद ये आगे बढ़ते जा रहा है। तो जैसा आपका यूसेज है वैसा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपका एक आप छोटे से स्टार्ट कर लो, एक काम अगर अच्छा नहीं चल रहा, आपको लग रहा है कि लोड ज़्यादा आ रहा है तो उसको बढ़ा भी सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एलोकेटेड स्टोरेज आ गया, क्रिएट ए स्टैंड बाई इंस्टेंस रिकमेंडेड फॉर प्रोडक्शन यूसेज, ठीक है। मल्टी AZ में करने के लिए बोल रहा है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है ये। बट ये ना आई थिंक ये वैसे ही काम करेगा, ये एक्चुअल में जो माइक्रोसॉफ्ट का क्लस्टर होता है ना वो सर्विस यूज़ नहीं करेगा। आई थिंक ये ना आपका जो लॉग है, लॉग शिपिंग को ही यूज़ करेगा, जैसे कि पोस्टग्रेस करता है, MS SQL करता है, MySQL करता है, वैसे कुछ करेगा ये। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्टिव क्लस्टर और एक्टिव पैसिव में क्या डिफरेंस है। जैसे हमने देखा ना कि एक्टिव क्लस्टर में मास्टर और एक्टिव पैसिव में मास्टर था, एक रीडर था, तो उसको हम एक्टिव पैसिव कहेंगे, क्योंकि एक टाइम पे एक ही जिंदा है, एक तो उसका रेप्लिका है। आप ऐसे मान के चलो वहाँ से डेटा उसके अंदर कॉपी हो रहा है, ठीक है। बाकी यूज़ आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, बात अलग है। बाकी एक्टिव का मतलब ये हो गया कि आपके जितने भी नोट्स होंगे किसी पे भी कनेक्ट करो, सब में रीड राइट आप कर सकते हो, उसको हम एक्टिव कहेंगे।
ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ओरेकल की बात करूं तो अगर मैं ओरेकल पे चेक करता हूं तो ये देखिए कस्टम की बात कर रहा है, ये अमेजॉन RDS की बात करते हैं। ओरेकल एंटरप्राइज चाहिए या स्टैंडर्ड चाहिए, यहाँ पे आपको ब्रिंग योर ओन लाइसेंस आपको दे देगा, ठीक है। इंजन वर्जन आपको यहाँ बता देगा कौन सा आपको वर्जन है जो आपको चाहिए होगा। सीक्रेट मैनेजर पे आप चाहें तो इसको यहाँ पे कर सकते हैं, सेल्फ मैनेज भी करा सकते हैं, पासवर्ड वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इंक्लूड प्रीवियस जनरेशन क्लासेस है, 16 GB रैम 2 CPU के साथ ये दे रहा है, ठीक है। अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी में क्रिएट स्टैंड बाई इंस्टेंस प्रोडक्शन यूसेज के लिए। कनेक्टिविटी बता रहा है कि आप EC2 से कनेक्ट करा सकते हो, EC2 का आप यहाँ पे दे दो, तो बिल्कुल सेम ही है, ज़्यादा कोई खास अंतर मुझे लग नहीं रहा। बिल्कुल जैसे हमने पोस्टग्रेस का किया है बिल्कुल वैसे ही लग रहा है मुझे, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑप्शन ग्रुप्स आप देख लिए हो, पैरामीटर ग्रुप आपने चेक कर लिया, तो जितने भी हैं मोस्टली ऐसे ही काम करते हैं ये, ठीक है। एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, जब हम इंटरमीडिएट कोर्सेज में जाएंगे ना तो वहाँ पे इसका और ज़्यादा हम यूसेज देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत एडवांस चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके और भी कॉम्प्लेक्स वर्जन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे सिंपल सी बात है इसका अपग्रेड करना, मान के चलो कि आप MySQL में हो, MySQL का जो कोई वर्जन है वो मान के चलो आपका 80% रिटायर कर दिया, तो आपको कुछ दिन का टाइम देते हैं वो, 2 महीने 3 महीने 6 महीने इवन 1 साल का भी दे सकते हैं वो, कि इतने दिन में आप अपग्रेड कर लो, हम पैचेस बंद कर देंगे, तो उसका पैचेस आएगा नहीं। तो उसको कैसे आपको अपग्रेड करना है, उसके लिए फिर क्या स्टेप्स हैं, आपको डेटाबेस को क्या पूरा मॉडिफाई करना पड़ेगा, नए डेवलपर से उसको फिर से ठीक कराना पड़ेगा, ऐसा कुछ है, तो वो सब बिल्कुल कंसिडर करने लायक है। कई बार ऐसे होता है कि अपने आप डेटाबेस अपग्रेड हो जाता है और आपका जो एप्लीकेशन है वो जो पीछे वाला जो डेटाबेस का जो वर्जन था उसी को सपोर्ट करता है, ऐसे भी इशू आते हैं, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप समझ सकते हो, बैकअप से उसको फिर से रीस्टोर करा सकते हो, या मतलब कई सारे इसके आपके तरीके हैं जिससे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बैकअप वगैरह मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉनिटरिंग वगैरह पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा ये जो बिगिनर कोर्स है इसको हम ख़त्म करेंगे, फिर इंटरमीडिएट स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।